हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने मंथली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए जो कि हम अपने अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, उस पार्ट में हमारा यह पार्ट थर्ड वीडियो है जहां पे हम एमसीक्यूज के थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है कि अपने करंट अफेयर को कवर करते हैं। और यहाँ पे ये एमसीक्यूज ही नहीं होते हैं, साथ ही साथ वो एक हमारा पूरा एक टॉपिक कवर होता है जिसको हम रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है कि हमारा कोई भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो तो उसको वहीं पे एक्टिव रिकॉल भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट्स दी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है रिगार्डिंग दी हाइग्रोसाइब प्लेसिडा के बारे में। यहाँ पे हाइग्रोसाइब प्लेसिडा के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है आस्किंग अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज द मशरूम स्पीसीज। अब मशरूम स्पीसीज के बारे में कह रहा है कि ये जो हाइग्रोसाइब प्लेसिडा है ये एक मशरूम स्पीसीज है। तो मशरूम स्पीसीज नथिंग एल्स, ये हमारे फंजी जो होता है उसके अंडर आता है। जो फंजी होते हैं उसी में जो है कि मशरूम भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है कि नहीं। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि इट थ्राइव्स इन द मॉसी फॉरेस्ट फ्लोर्स एंड द न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट्स। तो यहाँ पे जो है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट एंड करेक्ट। तो यहाँ पे जो है कि मैं आपको बेसिकली थोड़ा ये समझा देता हूँ। जो मैंने बताया कि मशरूम है ये किसके अंडर आता है, फंजी के अंडर आता है। फंगी जो कि हमारा कच क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके क्लासिफिकेशन में जो फंगी किंगडम है उसके अंडर जो है कि ये मशरूम आते हैं। एंड व्हाट आर दी अदर किंगडम्स, तो हम देख लेते हैं किंगडम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम जो है कि क्लासीफाई है 5 किंगडम्स में। तो यहाँ पहला किंगडम जो है बात करता है जब हम जो है कि इन्वायरमेंट के लिए जो है कि अपनी 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें जो है कि ये दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। अब तो जो है कि और पहले की एनसीईआरटी में दे दिया गया है। तो पहला जो है कि हमारा किंगडम होता है जो होता है मोनेरा, मोनेरा किंगडम। सेकंड इज प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। थर्ड इज दी आपका ये फंजी किंगडम। फोर्थ इज दी प्लांटिया किंगडम। एंड फिफ्थ इज दी एनिमल किंगडम, जिसके अंडर हम आते हैं। यहाँ पे मेरा ये मोटो है कि यहाँ पे डिफरेंस बता देंगे। मोनेरा में जो है कि आपके आते हैं बैक्टीरिया हो गए, ये सब जो हो गए बैक्टीरिया जो कि प्रोक्रियोटिक जो होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स के, ये जो है कि मोनेरा किंगडम के आते हैं। यहाँ पे जो है कि यूक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं, यूक्रियोटिक तो होते हैं ये आपके प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब इसके बीच का डिफरेंस हमें जानना है क्योंकि हमारे मन में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि प्लांटिया किंगडम में ही तो मशरूम आने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि फंजी जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स ये अपना फूड फूड जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म, मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म या कोई डेड या डिकेइंग मैटर है वहां से ड्राइव करते हैं। और जबकि एल्स जो है कि हमारा प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पे जो है कि मुझे बेसिकली समझाना था। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया विच इज सेइंग अबाउट दी हाइग्रोसिप प्लेसिडा के बारे में, जो कि एक मशरूम की स्पीसीज है। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि एक जो है कि मशरूम की स्पीसीज जो हो हमारे किंगडम फंजी में आता है। और ये जो है कि लाइफ जो है थ्राइव्स करता है मॉसी फॉरेस्ट एंड द न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट्स में। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इस क्लासिफिकेशन को आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, आप पॉज करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दी वैक्स कैप्स, इसको जो है कि वैक्स कैप भी कहा जाता है और जो कि अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है। और यहाँ पे आप इमेज के थ्रू इसको देख सकते हैं जो हाइग्रोसिप प्लेसिडा है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो है कि हमने देख लिया। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आस्किंग अबाउट द ऑपरेशन फायर ट्रेल। अब ये ऑपरेशन किसने लॉन्च किया था। जैसा कि हम देखते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कोई भी एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, उसमें सिंपली ये पूछ देगा कि किसने लॉन्च किया या इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट रहती हैं। जैसा कि मैं जो है कि इस क्वेश्चन को जो है कि दूसरे फॉर्मेट में भी करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो है कि थोड़ा सिंपल कर दिया कि बस ये ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है कि किसने लॉन्च किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे फायर और ट्रेल से बात हो रही है और रिसेंटली में हमारी अभी बहुत ही अच्छा फेस्टिवल जो कि हमारा लाइट ऑफ फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो जो है कि दिवाली गई है। तो यहाँ पे उसी के लिए जो है कि ये फायर ट्रेल ऑपरेशन चलाया गया है। ये बेसिकली क्या है, ये एक एंटी स्मगलिंग जो है कि ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया है किसने। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि ये क्या है, एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया किसने। तो यहाँ पे आप कुछ गैस कर सकते हैं, एक बार पॉज करके आप गैस करिए। तो यहाँ पे जो है कि आई होप कि आपने पॉज किया होगा और गैस करने की कोशिश की होगी। तो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन तो है फायर ट्रेल और रिलेटेड मैंने बताया कि जो है कि दिवाली से जो है कि रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेट हुआ, एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है जो कि
है फायर क्रैकर्स के ऊपर, जो है कि फायर क्रैकर्स जैसे कि जानते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन जो कि रिलेट करता है खाली अर्बन एरिया से, मीन्स अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों में पॉल्यूशन होते हैं। और अर्बन एरिया में एक मेजर प्रॉब्लम है ड्यू टू दी पॉपुलेशन, मीन जो है कि हाईली डेंस पॉपुलेशन की वजह से अर्बन एरिया में जो है कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए ये एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन चलाया गया था कि जो है कि इलीगली जो है कि जितना जो है कि हाई अमाउंट में फायर क्रैकर्स जो है कि बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रहे हैं चाइना लाइक कंट्रीज से, तो वो जो है कि रोका जा सके। और ये ऑपरेशन जो है किसने चलाया है, ये ना कि बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ना कि हमारी ये दोनों एजेंसी तो कर ही नहीं सकती हैं, तो ये चलाया डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस ने। ये ऑपरेशन किसने चलाया है, डायरेक्टर ऑफ द रिवेन्यू इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में जो है कि आप देख सकते हैं ब्रीफली, यहाँ पे ये जो है कि लगा रखा है मैंने, जो है कि फायर क्रैकर्स के ऊपर ये ऑपरेशन है। और रिसेंटली में ही हमारे जो है कि डायरेक्टर ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर दी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट जो है कि कस्टम्स के अंदर जो है कि हमारा जो है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में अभी बता देता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो भी अभी देख लेंगे ब्रीफली, मैं जो कि इसको समझा दूंगा। तो इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव आप एक बार देख सकते हैं पॉज करके, डिटेक्ट और इंटरप्रेट करेगा इलीगल कंसाइनमेंट ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्लोजिव स्पेशली दी चाइनीज फायरवर्क्स। वो तो यहाँ से अपने यहाँ से जो है कि एक्सपोर्ट करके इंडिया में भेज देते हैं और यहाँ जो है कि दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ पे कोई एल्स ये नहीं समझेगा कि दिवाली थी तो हम जो है कि पटाखे बुलाएंगे, मीन जो है कि हम फायर क्रैकिंग करेंगे, तो दैट इज़ द गुड थिंग जिसको मन है करे। बट जो है कि थोड़ा इन्वायरमेंट का कंसर्न रखते हैं वो इसको पॉजिटिवली ले भी सकते हैं कि हमें फायर क्रैकर्स जो है थोड़े जो है कि कम करने चाहिए, और ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे राम जी अयोध्या रिटर्न किए थे, तब जो है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट था, हम लोग दिए जलाते थे, जो कि दिया जलाते थे जो है कि लव को स्प्रेड करते थे, ना कि अपने इन्वायरमेंट को हार्म करते थे। तो यहाँ पे जो है कि आप ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। और ये जो है कि इंश्योर करेगा कंप्लायंस, जो है कि अपनी इंडिया फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी थी, जो कि एक्सक्लूसिव रूट 2008 में आई थी। और यहाँ पे देख लेते हैं आप, जो हमारा ये डीआरआई डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के अंदर, जो कि खुद एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जैसे देखिए कोई भी, जैसे हमारे जो है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कि प्राइम मिनिस्टर हैं, देन उनकी एक काउंसिल मिनिस्टर प्लस उनकी एक कैबिनेट होती है, ठीक। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बहुत सारी जो है कि मिनिस्ट्रीज जो है कि डिवाइडेड होती हैं, मीन जो है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, यहाँ पे जो है कि बहुत सारी क्या है मिनिस्ट्रीज हैं। तो ये ऐसे याद रखेंगे, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, जिसमें से एक मिनिस्ट्री कौन सी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी जो है कि 6 डिपार्टमेंट है, मीन जो है कि 6 जो है कि इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट, जो है कि DIPM है। एंड जो है कि ये लास्ट है पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो है कि फंसली जो है कि करती है। यहाँ पे मैंने उसका फंक्शन लिख रखा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाते हैं वो जो है कि इकोनॉमिक अफेयर्स बनाते हैं, एक्सपेंडिचर जो है कि सारे जो है कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और इकोनॉमी को मेजर करते हैं। इसी तरह के सबके जो है कि अपने अपने वर्क्स हैं। तो ये जो है कि CBIC जो है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में आता है, और इसी के अंडर जो है कि ये है आपका DRI, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रिवेन्यू, जो है कि इसी के अंडर है, जो हमने देख लिया DRI यहाँ पे है, रिवेन्यू इंटेलिजेंस। और इसका जो है कि काम है कि एडमिनिस्टर करेगा जो है कि कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, जो है कि CGST, IGST, नारकोटिक्स से रिलेटेड जो है कि वेयर भी एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल हो वहाँ, क्योंकि नारकोटिक्स का जो है कि NCB करती है, जो कि नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड है, ब्यूरो है, वो करती है मोस्टली। तो यहाँ पे जो है कि आप ये देख लेंगे और एक बार पॉज करके इसका ब्रीफली आपको पढ़ लेंगे फंक्शंस, तो ये समझ में आ जाएगा। आई होप जो है कि मैंने इसको क्लियर किया होगा कि कैसे जो है कि डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री जो है कि कैसे कैसे डिवाइडेड रहती है, उनका फंक्शन क्या रहता है। तो हमने यहाँ देख लिया ऑपरेशन फायर ड्रिल के बारे में, जो कि लॉन्च किया था किसने, आपके डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट द वी राइज इनिशिएटिव। वी राइज इनिशिएटिव के बारे में यहाँ स्टेटमेंट्स हैं, एंड वी हैव टू टेल दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन। अगर हमें अभी ये नहीं पता है, गेस नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स जो कि देखिए कुछ कुछ चीजें होती है जो हम करंट अफेयर, इतना वाइडली टॉपिक है, हम उसको पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए तो उसको टैकल डाउन कैसे करेंगे। तो हम पहली बार सुनेंगे अगर वी राइज इनिशिएटिव है, हमने अगर बाय चांस जो है कि मिस किया है, नहीं पढ़ा है, तो वहाँ गेस करने का होगा। वी राइज से हम कोनेट क्या कर सकते हैं, यहाँ बात हो रही है अपलिफ्टमेंट की
और रेस करने की, मीन्स जो है कि आपको रेस किया जाएगा, आपको पावर किया जाएगा, ये हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वी राइज इनिशिएटिव से। तो पहला स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया होगा। एंड सेकंड इज सेइंग कि इट एम्स टू हेल्प द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया टू स्केल देयर बिजनेस ग्लोबली, मीन जो है कि वुमेन्स को एम्पावर करने की, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको बिजनेस को ग्लोबली एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव है। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने नहीं लॉन्च किया, ये जो है कि आपके नीति आयोग विद द कोलैबोरेशन ऑफ डीपी वर्ल्ड, ये जो है कि अभी मैं ब्रीफली आपको समझा दूंगा ये किसने किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो ये आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, जो है कि हम इस इनिशिएटिव के बारे में भी ब्रीफली पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं पॉज करके एक्सप्लेनेशन। ये जो है कि नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और डीपी वर्ल्ड ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो एंटरप्रेन्योर्स को री इमेजिनिंग करेगा इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज में। और सेकंड जो है कि ये प्रोग्राम जो है अंडर द एजेस ऑफ द WEP अवार्ड टू दी ATR, मीन जो है कि आपको जो है कि ये इनिशिएटिव एम करेगा वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया टू स्केल देयर बिजनेस ग्लोबली थ्रू दी फैसिलिटेशन मेंटरशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पिक्चर भी लगा रखी है। अब ये वीराज इनिशिएटिव क्या है, लॉन्च तो हमने जान लिया, ये अंडर द एजेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है कि अवार्ड टू दी रिवॉर्ड, मीन्स अवार्ड टू रिवॉर्ड जो है इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम के इसके अंडर जो है। एंड इट एम्स टू help the women entrepreneurship to be scale up their business, or as a part of the WEP and DP world joined their hands to empower the प्रोडक्ट सेंट्रिक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो ये जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो है कि इनकबिटेटेड करेगा हमारे नीति आयोग के 2018 एज एन एग्रीगेट प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन इनटू दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो है कि 2022 में जो कि इसको जो है कि लॉन्च किया गया था। और फंक्शन जो है कि WEP इसमें जो है कि फंक्शन करेगा एज एन एनेबलर एड्रेसिंग दिस 6 की कंपोनेंट नीड्स। यहाँ पे 6 कंपोनेंट नीड्स को जो है कि क्या फंक्शन करेगा, क्या क्या, फाइनेंस के एक्सेस के लिए, मार्केट के लिंकेज के लिए, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग के लिए, मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग के लिए, और जो है कि कंप्लायंस एंड लीगल असिस्टेंट एंड द बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज। में जो है कि वुमेन्स को एम्पावर तो करना है, आप वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करोगे, पर अगर कुछ फैसिलिटीज या इकोसिस्टम नहीं प्रोवाइड करोगे, जैसे फाइनेंस हो गया, एक्सेस टू फाइनेंस, मीन्स जो है कि बेसिकली लोन्स देना, मार्केट का लिंकेज बनाना, मीन जो है कि इतनी कॉम्पिटेटिव और हाई वैल्यू रेटेड मार्केट में जहाँ ब्रांड्स का दौर है, उनके प्रोडक्ट को जो है कि वैल्यू करना, उस मार्केट में लिंकेज बनाना उनका, उसके जो हेल्प करेगा, ट्रेन करेगा और स्किल डेवलपमेंट करेगा। मीन जो है कि विदाउट ट्रेनिंग एंड प्लानिंग एंड स्किलिंग आप जो है कि बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देन मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग, मेंटर करेगा, गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको अपने बिजनेस को होल्ड करना है, और नेटवर्क में इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे जो है कि इंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्किंग ऐसे याद रख सकते हैं कि 3 लोगों को जो है कि थैंक यू ना बोले, आप 3 लोगों को जोड़ ले, जो एंटरप्रेन्योरशिप का डायलॉग होता है, 3 लोगों की चैन जो है कि जोड़ ले। तो ये सब है कि ऐसे आप जो है कि लिंक करके याद कर सकते हैं। तो ये हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएगा। देन जो है कि मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है कि रिपोर्ट है 2025 की, वो भी हाल ही में रिलीज हुई है। एंड अब स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इट इज रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यस, इट इज द इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है, जो कि खुद पार्ट है GFIO, जो है कि एक प्रोजेक्ट है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूंगा। अभी जो है कि याद रखिए, ये जो है कि GFRA जो है कि रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में जो है कि फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज है उनके जो है कि असेसमेंट रिपोर्ट एक लॉन्च हुई है, जो कि हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है। और इंडिया जो है कि अमंग द 10 टॉप कंट्रीज में आया है इन द टर्म ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी हाल ही में हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आई है 2023 वाली, है ना। तो उसमें भी आप जो है कि देख सकते हैं इंडिया ने फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट एरिया में जो है कि इंक्रीज किया गया। और जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो है कि बाय एरिया जो है कि कहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज अटेन्ड द 3rd पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन द एनुअल फॉरेस्ट गेन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये जो है कि हम देख लेते हैं, आपका यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप एक बार पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं अब स्टेटमेंट्स के बारे में। और जो है कि यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लोबल एनुअल रेट फॉरेस्ट एक्सपेंशन जो है कि डिफॉरेस्टेशन के लिए, और जो है कि नेट चेंज ऑफ द नेचुरल रीजनरेटिंग फॉरेस्ट। तो रीजनरेट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए पूरा जो है कि नेगेटिव में ही है। मीन जो है कि लास्ट डिकेड का देखें तो रीजनरेट हमने फॉरेस्ट को किया ही नहीं है। यहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट एक्सप्रेशन और जो है कि डिफॉरेस्टेशन जो है कि मीन्स आपका डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट काटना,
और उस फॉरेस्ट को एक्सपेंड करना। तो ये जो है कि देखने को मिला है, जो कि हमारा कंटिन्यूसली जो है कि डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पे एक्सपेंशन में जो है कि हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बीच में जो है कि ये बढ़ गया था बिटवीन दिस 2000 टू 215 वाले डिकेड में, मतलब जो है कि लास्ट सेकंड डिकेड था, उसमें जो है कि बढ़ने देखने को मिला था बढ़ते हुए। पर यहाँ पे जो है कि आप देखते हैं यहाँ पे जो है कि डिक्लाइन हुआ है आपको रीजनरेटिंग कैपेसिटी में। देन जो है कि हम देखते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट जो है कि हमारा जो है कि 2025 का जो है कि हर 5 साल पे रिलीज होता है। तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि आपको ये एवरी 5 ईयर्स में जो है कि इसको रिलीज किया जाता है। एंड जो है कि ये पब्लिश कौन करता है, ये पब्लिश होता है ड्यूरिंग दी ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव, जो कि अभी रिसेंटली 2025 में कहाँ पे हुआ है। ये रिपोर्ट जो है कि किस इनिशिएटिव के अंदर है, ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव, जो कि अभी बाली इंडोनेशिया में जो है कि कंडक्ट हुआ था। ठीक, और ये प्रोग्राम क्या है, GOFI जो है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अपना ग्लोबल ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन का। मीन्स जो है कि यहाँ पे आप कैसे आपको रिटर्न रखना है, सबसे पहले याद रखना है GEO क्या है, ग्रुप ऑन दी अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये प्रोग्राम है जिसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपका क्या, ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव। इस ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव के अंदर अपने FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी GFRA रिपोर्ट जो है कि रिलीज की है 2025 की, जो कि रिसोर्सेज के ऊपर बात करता है। इंडिया जो है कि मेंबर है GEO का। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि इंडिया जो है मेंबर है GEO का। ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। देन की हाइलाइट्स देखे जाए GFR रिपोर्ट के, तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट जो है कि एक्सटेंड कवर मिलेगा। मीन्स जो है कि आपका इस टर्म में 32% ग्लोबली जो है कि 32% कवरेज है ग्लोबल लैंड एरिया का, जो कि इतना है फॉरेस्ट कवर। देन जो है कि नियरली हाफ ऑफ द फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स फॉलोड बाय द बोरेल टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल डोमेन्स। जो है कि ये जो है कि इन्वायरमेंट सेक्शन में कभी अच्छे से समझ लेंगे। बोरेल टेम्परेट जो है कि क्या होता है, टेम्परेट जहाँ पे आपको जो है कि रेनफॉल थोड़ी मॉडरेट रहती है, ये सब रहता है। तो ये सब ट्रॉपिकल डोमेन्स में जो है देखने को मिलता है। यूरोप के पास देखने को मिला है कहाँ पे, लार्जेस्ट एरिया जो कि काउंट करता है 25% ऑफ दी वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट। तो यूरोप आपको याद रखना है। इंडिया का एक्सटेंट देखे तो इंडिया जो है कि एक रैंक अप हो चुका है, 9th पोजीशन इन दी टर्म ऑफ फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली। और 5th रैंक है रबर प्रोडक्शन में। तो रबर प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंक है, यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे इंडिया के बारे में। हम जो है कि 9th पोजीशन में है फॉरेस्ट एक्सटेंट में, मीन्स फॉरेस्ट कवर में। देन जो है कि हमारी 5th रैंक है रबर प्लांटेशन में। एंड डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सप्रेशन देखे तो यहाँ पे जो है कि पर हेक्टर जो है कि इतना था, डाउन हो गया है 17.6 इतने में। तो ये टर्म जो है कि मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि अपनी मेमोरी को जो है कि उतना ही करें जितना हम रिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने समझा दिया कि ये डिक्लाइन हुआ है, तो मीन्स जो है कि हमें उतना ही याद रखना है। तो जो है कि ज़्यादा अगर वो करेंगे तो हम चीज़ों को ग्रेप्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि मेन चीज़ें याद रखिए, जैसे इंडिया की रैंक जो है कि 5th है रबर प्रोडक्शन में, और जो है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है 25% अकाउंट कर रहा है यूरोप। देन जो है कि ये याद रख सकते हैं फॉरेस्ट कवर में हम 9th पोजीशन पे हैं। तो जो है कि आप यहाँ पे ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन स्टॉक की बात की गई है, जो है कि रीचिंग दी 714 गीगा टन, जो है कि ये याद रखना है आपको। और डिस्टर्बेंस देखा जाए तो वाइल्ड फायर्स तो यहाँ पे जो है कि बहुत मोस्ट कॉमनली देखने को मिली थी। और अभी मैंने जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ के थ्रू ही वाइल्ड फायर सबकी कवर कराई थी, जो कि सितंबर मंथ में देखने को मिली थी कि आपके स्पेन में हो गया, कनाडा में हो गया, बहुत सारे वाइल्ड फायर्स जो है कि वहाँ पे आई थी। देन जो है कि हमने ये क्वेश्चन को देख लिया, तो आप ब्रीफली इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग रिगार्डिंग द स्टेटमेंट दी गई है किसके बारे में, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स, UPOV। यहाँ पे जो है कि यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है एंड आस्किंग दी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पहली बात तो ये जानिए, ये प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज से मतलब क्या है। देखिए न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स मीन्स न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट, अगर इसको आपको समझना है तो प्लांट जैसे कि जानते हैं हमारे पास प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, मीन्स क्रॉप्स होती हैं जो हमारे प्लांट्स हो गए या क्रॉप्स कह लीजिए। इसको समझने के लिए आप ये याद रखिए, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, है ना। अभी जो है कि जेनेटिकली GM क्रॉप्स चल रही हैं, तो इसी तरह से याद रखिए नई नई तरह की जो है कि सीड्स जो है कि बना के हम नए क्रॉप प्लांट जो है कि मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी क्रॉप को जो है कि कोई पेस्ट रेजिस्टेंस है, ऐसे बनाने के लिए जो है कि ऐसा हम बना सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस। तो कुछ भी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास होती है फाउंडेशन सीड्स, मीन जो है फाउंडेशन सीड्स होती हैं जो हमारी मेन सीड होती हैं। देन इसी फाउंडेशन सीड्स में आता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड ये हो गया कि जो फाउंडेशन मीन जो कि हम जैसे अपने कोर्स का फाउंडेशन करते हैं तो वो हमारे जो है कि यूपीएससी का बेस बन जाता है। उसी तरीके से किसी भी सीड का, क्रॉप सीड हो या जो है प्लांट सीड, उसका एक फाउंडेशन सीड होता है
जिसको ब्रीड करके हम ब्रीडर सीड कहते हैं। इसी तरह से ये जो है कि थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे, बेसिकली समझ लिए फाउंडेशन सीड एक ब्रीडर सीड होता है। देन जो है कि इसमें एक आता है सर्टिफाइड सीड। अब यही सर्टिफाइड सीड पूरे मार्केट में बिकती है, तो जिससे हम अपने एग्रीकल्चर में जो है कि उनको यूज करते हैं, या जो है कि किसी भी अदर चीजों में रिलेटेड टू ग्रोइंग अबाउट दैट क्रॉप। तो यहाँ पे जो है यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, इसी के बारे में बात करता है, जो कि आप पीपी जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटीज एक्ट जो है कि है उसके अंडर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस यूनियन के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दिया है कि, और पूछ रहा है कि हमारे जो है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या करे, इट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर द प्लांट्स ब्रीडर ओवर ए न्यू प्लांट वैरायटी। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि न्यू प्लांट वैरायटीज पे कोई भी जो है कि आपका फाउंडेशन सीड जिसने भी इसको इन्वेंट किया है जो है कि उसका जो है कि है, तो जो है कि उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है कि प्रोटेक्ट करेगा। तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया मेंबर है यूपीओवी कन्वेंशन का, जो कि इम्प्लीमेंट करता है प्रोविजन थ्रू किससे, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 से। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम इंडिया जो है कि इसका मेंबर नहीं है, यूपीओवी का मेंबर नहीं है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ये सिस्टम जो है कि प्राइमरीली प्रियोरिटाइज करता है ब्रीडर्स राइट एंड हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज फॉर इनसफिशिएंटली प्रोटेक्टिंग द फार्मर ट्रेडिशनल सीड सेविंग एंड एक्सचेंज प्रैक्टिस। तो ये जो है कि थर्ड सही है, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है कि सही हो जाएगा, सेकंड गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है कि आप पॉज करके एक बार ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे यूपीओवी के बारे में है। देन जो है कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ें तो ये जो है कन्वेंशन क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1961 में, जो प्रोवाइड करती है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ दी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन की। ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1961 में, और एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, यूपी कन्वेंशन को, जो प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर दी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर होंगे उन्हीं पे इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि एडमिनिस्टर करेगा उनको। तो याद रखना पर्पज यही है कि ये ब्रीडर ऑफ दी न्यू प्लांट वैरायटीज को ग्रांट करता है एक प्रॉपर्टी राइट, जो कि ब्रीडर्स राइट के अंडर आता है, जो कि मैंने आपको समझाया कि फाउंडेशन सीड होती है। देन उससे जो है ब्रीडर सीड्स निकलती हैं, देन सर्टिफाइड सीड मार्केट में आती है। बीच में हम ज़्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि दो टाइप की और सीड होती है, इनमें जो है कि फिर येलो सर्टिफिकेट होता है, रेड सर्टिफिकेट बीड होते हैं। तो ये सब जो है कि कभी इकोनॉमी में थोड़ा जो है कि इसका टचिंग है एग्रीकल्चर टॉपिक में, तो वहाँ कोई भी ब्रीफली देख लेंगे इसको। देन देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट, जो है कि यूपीओवी कन्वेंशन जो है कि एंटर हुआ था फोर्स इन दी 1968, जो कि रिवाइज किया गया है दिस 1972, 78 एंड 1991 में। ईच टाइम स्ट्रेंथनिंग दी ब्रीडर्स राइट को स्ट्रेंथन करते हुए। यहाँ पे मेंबर जो है कि 80 मेंबर्स हैं जो कि अब तक बन चुके हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आप याद रखेंगे। Then moving to our next question. Next question is asking about this exercise. जेमेक्स एक्सरसाइज हुई है, जेमेक्स एक्सरसाइज 25 की। यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है ये। अब यहाँ पे जेमेक्स है, तो गेस करते हैं जेमेक्स, और इसमें जो है कि देखिए पहली बात तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आया, तो ये हमारी इंडिया की एक्सरसाइज है। और जो है कि जैसे हम जो है कि जे से जो है कि हमें याद रखेंगे जापान। ये कुछ ट्रिक्स होती है, क्योंकि एक्सरसाइज और ये सब इवेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि हम सब याद नहीं रख सकते हैं। तो ये जो है कि हमें याद रखना है, ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच है, जेमेक्स इंडिया और जापान के बीच में, जो कि एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड जापान। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जेमेक्स एक्सरसाइज जो है कि एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और जापान के बीच में हुई है। और जो 2025 का एडिशन था वो जापान में हुआ है। यस, जो है कि अल्टरनेटिवली ये जो है कि कंडक्ट करता है एक साल इंडिया में और एक साल जो है कि जापान में। तो इस साल का 2025 का एडिशन जापान में कंडक्ट कराया गया है, और ये आपको होल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ द फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। मीन इंडो पैसिफिक जो है कि सिक्योरिटी हो गई या कोई भी चीज हो गई, तो यस ये जो है कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आप होल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ द फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, मीन जो है कि इंडियन ओशियन और यहाँ पे जो हमारा बड़ा प्रशांत महासागर है, मीन पैसिफिक ओशियन, इनमें जो है कि फ्री और ओपन इंक्लूसिव जो है कि राइट जो है कि आप सिर्फ मूव करिए इन सब के लिए। तो स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ की सिक्योरिटी को, अपने जो है कि सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए नेवल एक्सरसाइज में जो है कि नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि देख सकते हैं आप। ये जो है कि जो हमारा आईएनएस होता है वो जाता है और सिर्फ समुद्र के बीच में ही, मीन्स इन दी ओशियन, ये जो है कि एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, या जो है कि कोस्टल एरिया में जो भी डिफेंस की जो है कि टेस्टिंग वेस्टिंग होती है वो यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार पॉज करके ब्रीफली पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने सब कुछ बता दिया है। और ये एक्सरसाइज कब हुई थी, 16 to 18 अक्टूबर में, जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ काइसू जापान में कंडक्ट कराई जाएगी। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट में सर्टेन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड है एंड आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है अबाउट द यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में जो है कि बात हुई है और यहाँ पे ये कह रहा है कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1964 में एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन दी जिनीवा स्विट्जरलैंड। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसका वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू द ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसका ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है। तो ये जरूर है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे तो ये थ्रू ट्रेड इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे जो है कि सबको हेल्प करेगा जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है, जो अभी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर रही है और जो है कि एक्सपेंड कर रही है, जैसे इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, है ना। फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री आता है, मीन जो है कि जिनकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड से अपने जो है कि वर्ल्ड बैंक के थ्रेशोल्ड से जो है कि बहुत ही कम और थोड़ी पुअर स्टेट में है, तो वो जो है कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। देन जो है कि डेवलप कंट्रीज आती हैं जो कि काफ़ी डेवलप कर चुकी है, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये सब डेवलप कंट्रीज में आती हैं। और जैसे चाइना है, उनको भी डेवलप कंट्रीज में आना चाहिए इसको भी, बट जो है कि ये अपने स्टेटस को जो है कि रिक्लेम ही नहीं करता है, क्योंकि कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेटस को जो है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए जो है कि ये बहुत सारे फायदे डेवलपिंग कंट्रीज के लेते रहता है, जो कि बहुत गलत है। चलिए छोड़िए इसको। अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट इज नोन फॉर द पब्लिशिंग मेजर रिपोर्ट्स लाइक दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यहाँ पे जो है कि यूएन कैट जो है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है, तो यस जो है कि यही रिलीज करता है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से एक बार पॉज करके देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, 64 में जनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। यहाँ पे जो है कि 64 में लॉन्च किया गया था। हमने जो है कि इसका जो है कि वो फोकस जो है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ ही लिया है और यहाँ पे ये रिपोर्ट रिलीज करता है। आपकी जो है कि रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होगी और ग्लोबल ट्रेड अपडेट हो गया, तो ऐसी रिपोर्ट्स को ये रिलीज करता है। देन जो है हम ब्रीफली जो है कि यूएन कैट के बारे में जो है कि यूएनसीएटीडी के बारे में हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। तो ये हमने जो है कि बेसिकली पढ़ लिया ये क्वेश्चन के थ्रू कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो कि 1964 में जो है कि असेंबली जो है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये पार्ट किसका है, यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। मीन्स यूएन सेक्रेटरीट के अंदर जो है कि आता है ये अपना यूएनसीएटीडी। अब ये यूएन सेक्रेटरीट क्या है, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसको एक बार ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, यूनाइटेड नेशंस की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। पहली है आपकी जनरल असेंबली जो कि यहाँ मेंशन है। दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जिसमें पावर 5 नेशंस आते हैं। देन तीसरी जो है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। चौथी जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। एंड फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपकी होती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी कहते हैं। एंड सिक्स्थ इज द यूएन सेक्रेटरीट जो कि यहाँ मेंशन है। और इसी यूनाइटेड नेशन के इस जो है कि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि अपनी ये है आपकी यूएन सेक्रेटरीट के अंदर आती है, जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम करती है। तो यहाँ से आप ब्रीफली एक बार इसको जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये आपको जो है कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और की डेवलपमेंट क्या है कि पहली बार जो है कि फर्स्ट यूएन कैट जो है कि हेल्ड हुआ था जिनेवा 1964 में, जो कि 89 जो है कि 1889 में एग्रीमेंट ऑन दी जो कि आपका ग्लोबल सिस्टम जो है कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ द ट्रेड प्रीफरेंस अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, जो है कि आप ट्रेड प्रीफरेंस में जो है कि किसके साथ कैसा ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड प्रीफरेंस, ये जो है कि इसका मतलब क्या होता है। मीन्स जो है कि मान लीजिए यूरोप है, यूरोप और यहाँ इंडिया है। अब इंडिया जो है कि डेवलपिंग कंट्रीज है और यूरोप क्या कर रहा है, जो भी कोई भी जो है कि इसके जो है कि एक्सपोर्ट जो है कि वो रशिया को भेजे जा रहा है, रशिया को ही दे रहा है। इंडिया के साथ वो ट्रेड ही नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ जो है कि उसको जो है कि ज़्यादा वर्थ ऑफ मनी नहीं मिल रहा है, या जो है कि इसे प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है। पर जो है कि यूएन कैट ने जो है कि ये कह दिया कि रशिया पहले से डेवलप कंट्रीज है, तो वो आप जो है कि नहीं देंगे। यहाँ पे जो है कि प्रीफरेंस ऑफ द ट्रेड सिस्टम ऑफ द ट्रेड प्रीफरेंस जो है कि लगाया जाएगा और आपको जो है कि इतना ट्रेड मिनिमम तो आपको जो है कि करना ही है इंडिया के साथ फॉर दी कोई भी एक्स रिसोर्स है इसके लिए। तो ये जो है कि ये हमारा जो है कि एग्रीमेंट बेसिकली इस चीज़ की बात करता है। और ये प्रोवाइडेड फॉर दी ग्रांटिंग द टैरिफ एज वेल एज द नॉन टैरिफ प्रेफरेंसेस टू द मेंबर। और अब तक जो है कि 44 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर लिया है। और यहाँ पे कंक्लूजन हुआ था और आगे राउंड ऑफ दी ट्रेड नेगोशिएशन जो कि जीएटी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स के अंडर जो है की है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था अंडर दी जीटीओ
GTO क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड जो है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कि 1995 में इसको जो है कि कंक्लूड किया गया था। और यहाँ पे जो है कि 2000 इन द ईयर 2000 यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द बैंकॉक जो है कि एक डिक्लेरेशन हुई थी, जो कि स्ट्रेटजी है टू एड्रेस द डेवलप एजेंडा इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये जो है कि आपको कुछ बेसिक की डेवलपमेंट्स और ये सब चीज़ें याद रखनी है, 2-3 चीज़ें। और यहाँ रिपोर्ट्स के बारे में तो हमने देख ही लिया है यहाँ पे। तो जो है कि इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सोर प्रोग्राम, SOAR, सोर प्रोग्राम, जो कि स्टैंड्स फॉर दी स्किल फॉर दी AI रेडीनेस। अब स्किलिंग फॉर दी AI रेडीनेस, इस प्रोग्राम को चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जैसा कि हम जानते हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी मोर डिजिटल एरा। अब जो है कि डिजिटाइजेशन अपने पीक पे आते जा रहा है। यहाँ पे जो है कि हमें इंडिया में वैसे भी अपनी लिटरेसी रेट जो है कि अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, और यहाँ पे जो है कि डिजिटल वर्ल्ड में हमें जो है कि ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिट करना है। तो स्किलिंग फॉर दी AI रेडीनेस भी हमें जो है कि करना होगा। मीन्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमें जो है कि कॉप अप करना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने यूथ को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, और सारी अपनी पॉपुलेशन को जो है कि डिजिटल एरा में जो है कि अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है कि एक तरह का प्रोग्राम चलाया गया है, सोर प्रोग्राम, जो कि स्किलिंग फॉर दी AI रेडीनेस है। एंड यहाँ पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी गई हैं कि कौन कौन सी स्टेट इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो इट इज लॉन्च बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट सेइंग इज एम टू इंटीग्रेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इनटू द इंडिया स्कूल एजुकेशन एंड ट्रेडिंग इकोसिस्टम। थर्ड स्टेटमेंट इज से कि प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करता है सेपरेट बजटरी सपोर्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे जो है कि आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमारा सोर प्रोग्राम जो है कि ये लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नहीं किया। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च नहीं किया है। इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जो इनिशिएटिव बात करेगा 10-year माइलस्टोन फॉर दी स्किल इंडिया मिशन में, जो कि एम करेगा इंटीग्रेट दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इनटू दी इंडिया स्कूल एजुकेशन और ट्रेनिंग इकोसिस्टम, जो प्रिपेयर करेगा बोथ यूथ एंड दी स्टूडेंट्स एंड द टीचर फॉर रैपिड इवॉल्विंग डिजिटल एरा। तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि इसकी बात की गई है, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड जो है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है कि कह रहा है बजट 2025-26 में, मीन्स हमारा जो यूनियन बजट है उसमें जो है कि 500 करोड़ टू स्टैब्लिश द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, यहाँ पे अलग से एलोकेट किया गया है। तो पहला जो है कि गलत है। तो यहाँ पे हमने आंसर देख लिया, हमारे दो स्टेटमेंट सही है, ओनली टू। पहला जो है कि गलत हो जाएगा। किसने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ने इसको जो है कि लॉन्च किया है। देन इसके बारे में अगर थोड़ा ब्रीफली जो है कि हम पढ़ लें, तो यहाँ पे जो है कि ये सब जो है कि हम बात कर चुके हैं थ्रू दी क्वेश्चन। और यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। फीचर ऑफ द सोर प्रोग्राम क्या होगा? ये फोकस करेगा बोथ स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास 6 to 12, मीन्स 6 to 12 जो है कि क्लास, और साथ ही साथ एजुकेटर्स जो हो गए, मीन्स जो भी एजुकेटर्स है, मीन्स टीचर्स, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। बिकॉज टीचर्स आर दी फर्स्ट लर्नर ऑफ द सोसाइटी। मीन जो है कि ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जो है कि आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लर्नर जो है कि फैमिली होती है। जब सोसाइटी पढ़ते हैं हम लोग, तो फैमिली जो है कि हमारी फर्स्ट स्कूल और फर्स्ट लर्निंग होता है। बट अपार्ट फ्रॉम द फैमिली जब स्कूल जाते हैं, तो सोसाइटी में टीचर्स का जो है कि एजुकेटर्स कह लीजिए, टीचर्स वो होते हैं फर्स्ट लर्नर। मीन जो है कि फर्स्ट जो है कि आपको टीचिंग देते हैं टीचर्स जो है, फर्स्ट टीचिंग, और वही आपकी वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं। तो यहाँ पे उनको एम्पावर कर देंगे। और जो है कि 6 to 12 जब बच्चा सोचने की जो है कि जिस क्लासेज में, जब 6 to 12 क्लासेज हैं, 6 to 12 क्लासेज में जो है कि अपने माइंड को डेवलप करता है, तो वहाँ ट्रेन कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है कि हमें डेवलपमेंट देखने को मिल ही जाएगा। तो ये फोकस करता है यहाँ पे। एंड जो है कि ऑफर करता है टारगेटेड 15 आवर मॉड्यूल फॉर द स्टूडेंट एंड 45 आवर मॉड्यूल फॉर द टीचर्स। तो ये जो है कि दूसरा फोकस हो गया। इसी तरीके से जो है कि फाउंडेशन AI मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द डाटा लिटरेसी एंड इथिकल यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा विजन। जो है कि यहाँ पे हमारे बजट में इतने जो है कि बजट का प्रोविजन दिया हुआ है। और ये सेंटर फोकस करेगा आपके AI बेस्ड लर्निंग टूल्स प्रमोटिंग दी मल्टीलिंगुअल AI रिसोर्सेज फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस, और फॉस्टर करेगा इनोवेटिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस को। तो ये जो है कि आप जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे नथिंग कुछ चीजें नहीं है जो कि एक्सप्लेन की जाए या कॉन्सेप्ट समझाया जाए। ये वीडियो थोड़ा ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि लास्ट के करंट अफेयर के कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, तो वहाँ जैसे कि साइक्लोन था, इस तरह की न्यूज के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे, तो वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। यहाँ पे कुछ चीजें हमें पढ़ के रटनी है। तो ये थोड़ा वीडियो आप में भी आपको स्लो फील हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। एक्विजिशन मतलब यहाँ पे
खरीदने और बेचने से, प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने से बात है, तो एक्विजिशन काउंसिल जो है कि इसके बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है। आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो है कि पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये अपने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसका मैंने आपको नेचर बताया, ये बाइंग एंड सेलिंग पे डिपेंड करता है। तो क्या ये डिफेंस की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है? तो ये जो है कि सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी डिफेंस की नहीं है। मींस जो है कि ये प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, मींस प्रॉपर्टी से या कोई जो है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदना हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी या कोई एयर बेस बनाने के लिए लैंड हो, या कोई चीजें हटानी हो, पुरानी चीजें बेचनी हो, तो उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ना कि ये डिफेंस जो है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये जो है कि चेयर तो करते हैं पीएम, मींस जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, पर जो कि इसको आगे देख लेंगे, पर ये जो है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जन देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द डीएसी टू अकॉर्ड द acceptance of the necessity for capital acquisition proposals and categorize to buy and make। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, जो कि इसका वर्क नेचर है, तो ये जो है कि यही काम करता है। और ऑल डिसीजन ऑफ आर दी डीएसी आर दी लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट एंड मस्ट कम इम्प्लीमेंट दी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लीगली बाइंड नहीं होते हैं। वहाँ पे जो है कि स्टेट्स रिसोर्स देख के, स्टेट के जो है कि कुछ अपने रूल्स हैं उनको देख के जो है कि कंप्लाइल किया जाता है, पर जो है कि सेंटर के पास अथॉरिटी है, वो जो है कि ओवरराइड कर सकती है पावर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इज द रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं डी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आपका, जो है कि ओनली टू स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, क्योंकि ये जो कि एपेक्स बॉडी है जो कि चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है खाली एक्विजिशन को लेके, ना कि पूरे डिफेंस को। जो है कि ये चेयर भी जो है कौन करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट वो भी हमारी इनकरेक्ट थी, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मीन्स डीएसी है, वो जो है कि आपका जो है कि स्टेट्स पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं अपने, मतलब जो भी डिसीजन है वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज दी यूनियन, डिफेंस जो है कि एक यूनियन सब्जेक्ट है, और यहाँ पे यूनियन जो है कि प्रिवेल कर सकता है, पर स्टेट के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। ब्रीफली आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो डिफेंस एक्विजिशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो है कि ब्रीफली कि अबाउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या क्या होती है। ये जो है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन द प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे करेक्ट वर्ड आप यूज करेंगे, बाइंग सेलिंग नहीं यूज करेंगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था यूज। पर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट जो भी होता है डिफेंस का, उसके लिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जो भी एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट हो गया या अप्रूव जो है कि रिक्वायरमेंट हो गया आर्मी के टर्म्स के अकॉर्डिंग, उनके लिए जो है कि ये काम करेगा। फॉर्मेशन जब हुआ था, ये जो है कि फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001। 2001 में जो है कि पोस्ट कारगिल वॉर के बाद इसको जो है कि फॉर्म किया गया था। और यहाँ पे चेयर कौन करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, इसको जो है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है कि चेयर करते हैं। और ये इसकी कंपोजिशन के बारे में है, मीन जो है कि इसमें कि कौन कौन से मेंबर रहेंगे, ये आप जो है कि ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव के बारे में। यहाँ पे कामी की बात हो रही है, सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट एम्स टू रिवर्स द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ द 17 माइग्रेटरी मैमल स्पीसीज और 14 सेंट्रल एशियन रेंज कंट्रीज। जो है कि ये 17 माइग्रेटरी स्पीसीज के रिवर्स करेगा, मीन्स उनको प्रोटेक्ट करेगा ऑन दी सेंट्रल एशियन रीजन में, जो कि 14 रीजन कंट्रीज हैं वहां पे। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि इसके बारे में ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड इज सेइंग कि इट इज लॉन्च्ड इन द 2024 फ्रॉम द 14th मीटिंग ऑफ द सीओपी ऑफ द सीएमएस, मीन जो है कि कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या ये सीओपी 14 के टाइम पर लॉन्च हुआ है? तो नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये जो है कि आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 11 में जो है कि कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हुआ था, तब जो है कि ये इसको लॉन्च किया गया। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि अबाउट हम देखें तो यहाँ पे ब्रीफली इसको देख लेते हैं, और ये आप एक बार पॉज करके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। मैं इसको समझा देता हूँ, ये सेंट्रल एशियन मैमल इनिशिएटिव है क्या। तो देखिए, ये लॉन्च हुआ था 2014 में, जो कि 11th मीटिंग में, जो है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 11। अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करिएगा, जो हमारी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन थी, जो FCCC या CBD हो गया, या जो कि डेजर्ट कॉम्बैक्ट डेजर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो गया, तो ये उससे नहीं है, ये अलग से जो कि बॉन्ड, इसको जो है कि CMS जो है हमारा, कहाँ गया ये, अब CMS जो है कि कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज,
इसको जो है कि बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, बॉन कन्वेंशन, जो कि जर्मनी में हुआ था। तो ये दूसरा है। यहाँ पे इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 में जो है कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि सेंट्रल मैमल्स इनिशिएटिव है, जो कि रिवर्स करेगा 17 माइग्रेटरी मैमल्स को इन दी 14 सेंट्रल एशियन रीजन्स में। और यहाँ पे इन स्पीसीज का नाम एक बार आप जो है कि पढ़ लीजिएगा, और इनके जो है कि हमें स्टेटस भी याद रहना चाहिए। कोई स्पीसीज का सेशन जो है कि जब लेंगे प्रीलिम से पहले, तो वहाँ पे जो है कि इनको कवर किया जाएगा। बस यहाँ पे आप एक बार इसको पॉज करके इन सारे नाम को पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। और ये जो है करंट प्रोग्राम जो है कि 21 to 26 जो है कामी इनिशिएटिव का, वो अडॉप्ट हुआ है COP 13 में, ना कि 14 में। जो है कि 14 में नहीं हुआ, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 11 में, और करंट फेज जो है कि 21 से 26 जो है कि इसको लॉन्च किया गया था COP 13 में। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात करें, तो इट इज ऑल्सो नोन एज दी बॉन कन्वेंशन, जो कि बॉन जनवरी में साइन हुआ था। कहाँ पे? 23 जून 1979 में, ठीक, अंडर द एजेस ऑफ द UNEP, मीन जो है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है कि ये है। ये ओनली ग्लोबल और UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर्म की है कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू देयर रेंज, मीन जो है कि थ्रू आउट देयर रेंज, कहाँ भी वो माइग्रेट कर रही हैं। तो इसके लिए जो कि इसको बनाया गया है। और यहाँ पे जो है कि जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, वो इसकी डिसीजन मेकिंग ऑर्गन होती है इन कन्वेंशन पे। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो ये आप जो है कि एक बार ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है 23x23 इनिशिएटिव, 23 for 23 इनिशिएटिव की बात हो रही है, जो कि रिसेंटली जो है कि न्यूज में देखा गया था। वो क्या चीज है? तो आप इसको जो है कि गेस कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रमोट करेगा 23 मिनट्स ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि 23 मिलियन ट्रीज जो है कि 2023 फॉर द क्लाइमेट एक्शन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग promoting digital literacy among the 23 lakh rural youth in 2023। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन है 2025 का, अगर ये पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम 26 में, तो कोई भी इनिशिएटिव वो रिसेंटली पूछते हैं, या तो कोई कन्वेंशन से कोई निकल के आता है तो उसको पूछते हैं। बैक देन इतना नहीं जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो ये दो ऑप्शन हम चाहे तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ, इनिशिएटिव इन्वॉल्व करेगा 23 कंट्रीज फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे 23 मिनट्स ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी टू रेज द अवेयरनेस टू फॉर द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। यहाँ पे स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे इधर आपके नॉर्दर्न और ईस्ट वाले साइड में हिमालयन रेंज में जो है कि स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव है। तो आइए इसको ब्रीफली हम जो है कि देख लेते हैं। जो कि ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ऑन दी स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड डे जो है कि 23 अक्टूबर को होता है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ये 23 अक्टूबर को इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे 23 मिनट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, टू ऑनर दिस स्नो लेपर्ड इन दी अल्टीमेट माउंटेन एथलीट, जो है कि माउंटेन हाई एल्टीट्यूड्स पे जो है कि ये पाए जाते हैं। मीन्स इनका जो है कि हैबिटेट ही हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में है, जहाँ पे जो है कि बहुत ही कोल्ड और जो है कि हार्श वेदर में ये सस्टेन करते हैं अपने आप को, जो है कि बचा के रखते हैं। तो इसीलिए जो है कि ये 23x23 इनिशिएटिव है, और इनके जो है कि हैबिटेट में कोई लॉस ना हो, तो इनको रिजर्व रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स कंजर्व करने के लिए इस इनिशिएटिव को चलाया गया है। अगर हम स्नो लेपर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें, तो ये जो है कि एक बिग कैट स्पीसीज में आती है, जो मीडियम साइज बिग कैट स्पीसीज है, उसके अंदर जो है कि आती है, जो कि हाई एल्टीट्यूड्स इन दी माउंटेन रेंज ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ एशिया में पाई जाती है। और यहाँ पे इनका जो है कि इल्यूसिव बिहेवियर होता है। इल्यूसिव बिहेवियर क्रूशियल इकोलॉजिकल रोल होता है की स्टोन स्पीसीज इन दी हिमालयन इकोसिस्टम। यहाँ पे साइंटिफिक स्टेटस जो है कि पैंथेरा यूनिसिया है। इसको याद रख सकते तो याद रखिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। मेन जो है कि हाँ, ये चीज याद रखनी कि IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है, जो कि पूछा जाता है। तो ये हमें बिल्कुल रटा होना चाहिए कि स्नो लेपर्ड जो है वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हैबिटेट की बात करें तो 12 कंट्रीज में पाया जाता है, जो ये नाम दिए हैं, आप इसको एक बार ब्रीफली याद रख सकते हैं। और कोल्ड, एरिड और रॉकी ट्रेन्स में ये रहते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो हिमालयन स्टेट जो है कि, और हिमालयन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स में इनको देखा जाता है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कैसे बिहेवियर में दिखते हैं, 60 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स जो है कि हाइट होती है। लेंथ में देखें तो 100 to 130 सेंटीमीटर, एंड वेट इतना होता है। और ये जो है कि आप अलग से ये जो है कि पढ़ सकते हैं, साइलेंट प्रीडेटर होते हैं, अनलाइक दी अदर बिग कैट्स, है ना। स्नो लेपर्ड्स कैन नॉट रोर,
तो ये आपको याद रखना है, और ये एक बार पूछ भी चुका है यूपीएससी में कि ये पफ करते हैं या रोर करते हैं। ये जो है कि 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा के जा चुका है, जो कि हमारे यूपीएससी में इन्वायरमेंट सेक्शन में एनिमल बिहेवियर पे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल बिहेवियर्स हो गए, एनिमल बिहेवियर्स का मतलब हो गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या जो है कि वो कैसे खाना खाते हैं या मैटिंग करते हैं, या जो कि उनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, तो ये सब जो है कि एनिमल बिहेवियर चैप्टर में आता है। तो ये जो है कि रोर नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे नोन एज द गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, इनको ये भी कहा जाता है। ये आप ब्रीफली एक बार जो है कि पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देन जो है कि इसके बारे में, इनिशिएटिव के बारे में देख लें, 23x23 इनिशिएटिव। तो यहाँ पे जो है कि देखें तो ये जो है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है कि इस ऑपरेशन को, मीन्स इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो एंगेज करेगा सिटीजन्स को इन दी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। एम तो हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या है, इसको जो है कि रेज अवेयरनेस टू दी कंजर्वेशन फॉर दी स्नो लेपर्ड्स। यहाँ पे की फाइंडिंग्स क्या है कि टोटल काउंट ऑफ दिस 718 मीन जो है कि 718 इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में इन दी हिमालयन लैंडस्केप, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है लद्दाख में, जो कि 477 जो है कि पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश जो है थर्ड नंबर पे है, 51 इंडिविजुअल्स। देन उत्तराखंड में जो है कि 71, सॉरी हिमाचल प्रदेश फोर्थ नंबर पे है। थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, जिसके पास 61 है, उत्तराखंड में 71 और हिमाचल में 51। तो ये जो है कि आप जो है कि पढ़ सकते हैं। और एक कोलैबोरेट एजेंसी के साथ साथ कौन है, लेड बाय दी अवर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो कि इसको सपोर्ट करेगा, और जो है कि स्नो लेपर्ड ट्रस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज अंडर दी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द डोपिंग इन द स्पोर्ट। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट दी डोपिंग इन दी स्पोर्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पे बताना है हमें कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो डोपिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्री जो है कि सॉरी फेयर जो है आपका जो है कि स्पोर्ट्स हो, मीन जो है कि स्पोर्ट्स में इथिकल वैल्यू मेंटेन हो, और जो है कि फेयर जो है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी स्पोर्ट जो है कंडक्ट हो, और उसका रिजल्ट जो है कि किसी भी कॉन्सिक्वेंस या अदर एक्सटर्नल फैक्टर से जो है कि आपका जो है कि इफेक्ट ना करे, तो इसीलिए डोपिंग कराई जाती है। डोपिंग बेसिकली मीन्स ये जो है कि आपके बॉडी का चेकअप होता है, बॉडी चेकअप कि आप किसी स्टेरॉइड हो गया या कोई जो है कि अदर सप्लीमेंट्स हो गए जो आपकी नेचुरल जो है कि स्ट्रेंथ को जो है कि बिल्डअप ना करे, कि आप उस स्पोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जैसे एथलीट्स होते हैं, बॉक्सिंग एथलीट्स होते हैं, इनके लिए जो है कि कुछ चीज़ें सर्टेन मना होती है। जैसे एंटी डोपिंग देखे तो आपके जो है कि उसमें अल्कोहल परसेंटेज, ड्रग्स जो है कि अदर टाइप ऑफ ड्रग्स जो आपके नेचुरल जो है कि स्ट्रेंथ या पावर को बढ़ाए, तो ये सब जो है कि अलाउ नहीं होते, इसीलिए डोपिंग कराई जाती है। पर सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ चीज़ें जो है कि अलाउ करता है, तो उस पर जो है कि रोक नहीं है। यहाँ डोपिंग इसीलिए की जाती है कि आप जो है कि कोई भी सप्लीमेंट लेके, मीन्स कोई भी ड्रग लेके आप उस गेम को इफेक्ट ना करें, मीन्स जो कि सामने आपकी अपोनेंट को कोई भी इससे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कोई एथलीट होते हैं, अभी शायद आई थिंक एक कोई स्पोर्ट इवेंट था, उसमें जो है कि रिपोर्ट्स आने में डिले हुआ था, और उस रिपोर्ट में जो है कि फर्स्ट पोजीशन जिसने लाया था उसने कोई किसी तरह का ड्रग ले रखा था, तो उस पोजीशन को उससे जो है कि उसके अवार्ड को जो है कि उससे जो है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और जो सेकंड पोजीशन पे थे उनको ये अवार्ड दे दिया गया था। तो इसीलिए डोपिंग होता है। अब ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और देख लेंगे हम अभी कि डोपिंग के बारे में। यहाँ पहली स्टेटमेंट है कि लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कमिटी टू द प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड एलिमिनेटिंग द डोपिंग स्पोर्ट्स ग्लोबली। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये जो है कि अंडर द एजिज ऑफ यूनेस्को है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप जो है कि एक बार ब्रीफली यहाँ से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, और हम यहाँ की देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि मैंने बता दिया, जो कि यूनेस्को ने 2005 में जो है कि ये आया था, एंटी डोपिंग लेजिस्लेशन, जो कि हमारे स्पोर्ट्स में जो कि चेक की जाती हैं। यहाँ पे जो है कि कंटेक्स्ट देखें तो इंडिया ने अभी ये न्यूज़ में क्यों है, इंडिया ने अभी रिलेक्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप 4, जो है कि 10th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्सेंस ऑफ द पार्टी, जो कि यूनेस्को के अगेंस्ट द डोपिंग स्पोर्ट्स है, जो कि हेल्ड हुआ है कहाँ पे, हेल्ड इन पेरिस, मार्किंग द 20th एनिवर्सरी ऑफ दिस कन्वेंशन। तो यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है कि इंडिया जो है रिलेक्ट हुआ है, किस लिए, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रिलेक्ट हुआ है ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो है कि उसके लिए जो है कि वाइस प्रेसिडेंट रिलेक्ट हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 20th एनिवर्सरी ऑफ दिस कन्वेंशन सेलिब्रेट की गई है। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, 2005 में जो है कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी के थ्रू जो है कि बनाया गया था, जो कि स्पोर्ट्स में जो है कि डोपिंग को जो है कि चेक कर सके और इसको जो है कि एलिमिनेट कर सकते फॉर दी फेयर
फेयर एंड इथिकल स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो ये अडॉप्ट हुआ था ड्यूरिंग द 33rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द 19 अक्टूबर 2005 में, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 1 फरवरी 2007 में। और यहाँ पे अब तक जो है कि 192 कंट्रीज जो है कि स्टेट पार्टीज, इसमें 192 कंट्रीज हैं। और यूनेस्को जो है कि सेकंड मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी है जो इसको बनाती है, कि मीन यूनेस्को की सबसे ज़्यादा मोस्ट रेटिफाइड में जो है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको जो है कि अप्रूव कर रखा है। तो ये है, तो एम जो है कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो है कि मैंने बता दिया है। की फीचर्स में जो है कि यहाँ पे लीगल फोर्स कन्वेंशन क्या क्या है, तो ये आपको खुद रीड करना होगा, इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, जैसे वाडा इंडिया की कौन सी है, नाडा एजेंसी है, तो ये आप ब्रीफली देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है वेक अप एंड स्मेल दी डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट, जो है कि अभी रिसेंटली सीन हुई है न्यूज में। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो यहाँ पे जो है कि आपको सिंपल याद रखना है कि वेक अप एंड स्मेल डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट जो है कि रिलीज करता है कॉफी वॉच। ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है कि रिलीज करती है, और इसके बारे में हम अगर ब्रीफली पढ़ें तो कॉफी वॉच इसको रिलीज करती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो एज सच हम जो है कि रिटेन करें। तो बस आपको याद रखना है ये रिपोर्ट है वेकअप एंड स्मेल दी डिफॉरेस्टेशन रिपोर्ट, जो कि कॉफी वॉच रिलीज करती है। एक नॉन प्रॉफिट वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन है दैट इन्वेस्टिगेट सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट इन दी ग्लोबल कॉफी सेक्टर। इस कॉफी सेक्टर में जो भी क्लाइमेट इफेक्ट या एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो है कि इसको जो है कि रिपोर्ट को रिलीज करती है, जो कि स्पेशली फोकस करती है ब्राजील कॉफी ड्रिवन डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस को। तो यहाँ पे इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क एनबीएफ के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ दी अबव फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है कि हम अभी ब्लॉकचेन को भी समझ लेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, नथिंग एट बट इज दी नोड्स ऑफ द कंप्यूटर। नोड्स ऑफ द कंप्यूटर का मतलब हो गया एक सर्वर कंप्यूटर खूब सारे हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरकनेक्टेड है, और जो है कि कनेक्टेड है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो कि हमारे ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल मतलब ट्रांसपेरेंट एंड जो है कि सिक्योर और सक्सेसफुल बनाते हैं ट्रांजेक्शन को। तो वही जो है कि ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है कि इसी के बारे में फ्रेमवर्क के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी करेक्ट। तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज शोइंग कि विश्व या ब्लॉकचेन स्टेक, विश्व या ब्लॉकचेन स्टेक जो है कि वर्क एज द टेक्नोलॉजी स्टेक फॉर द फ्रेमवर्क, जो है कि इस फ्रेमवर्क के लिए विश्व या ब्लॉकचेन स्टेक जो है कि काम करेगा। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रामाणिक कंपोनेंट ऑफ द फ्रेमवर्क लेवरेजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड द सोर्स ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, जो कि प्रामाणिक कंपोनेंट जो है कि हमारा ऑथेंटिसिटी और सोर्स फॉर दी मोबाइल एप्लीकेशन बनेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए इस टॉपिक को हम ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है और जो है कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो है कि हम इसको जो है कि ब्रीफली समझ लेंगे। तो देखते हैं ब्लॉकचेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है कि ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर इम्यूटेबल डाटाबेस है, जो फंक्शन करेगा लेजर ऑफ द रिकॉर्ड्स और ट्रांजिशन को हमारे सक्सेसफुल और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। तो मीन्स इसको पहले मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमें क्या इनिशिएट करना है, हम एक अपने यूपीआई से, मीन्स किसी भी यूपीआई जैसे हो गया, ये फॉर एग्जांपल समझिएगा तो इजीली ये समझ में आएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जो है कि सिंप्लीफाई करने के लिए लेमेंस लैंग्वेज में, कि यूपीआई से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपीआई से फोन पे से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं। तो वो जो है कि हम अपना पासवर्ड डालते हैं, यूपीआई पासवर्ड। पहले तो खोलेंगे अपना यूपीआई ऐप, फिर जो है कि बारकोड या नंबर पे जाएंगे, वहाँ स्कैन करेंगे, फिर वहाँ से जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो सामने वाले के अकाउंट में वो जितना भी एक्स अमाउंट हमने भेजा वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वो होता कैसे है, तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे रोल आता है। तो मान लीजिए आप यहाँ हैं, ए पर्सन, आपने इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट किया, मीन्स आपने आप जो है अपना मोबाइल खोला और वहाँ पे क्यूआर कोड खोला दुकान पे जाके, वो इसने स्कैन किया, तो आपके ऊपर आ गया कि यहाँ पे ये डाटा फलाने बी दुकान है, मीन्स जो है कि वहाँ बी नाम से जो है कि आ गया। मैं ये भी समझा दे रहा हूँ। तो ये जो है कि क्या करता है, आप ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पे जो है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क कंप्यूटर जो है कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस मॉड्यूल पे तुरंत आ जाता है आपका डाटा कि हाँ ये इस इंफॉर्मेशन पे आप जो है कि पैसा जो है कि सेंड कर रहे हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वैलिडेशन का, कि मीन्स जो है कि आप जो है कि अमाउंट एंटर करेंगे। तो जैसे ही अमाउंट एंटर करते हैं तो देखिए जैसे आ गया, नाम आ गया कि आप एबीसी को एक्स अमाउंट भेज रहे हैं। फिर जो है कि आपका कोड वाला पेज खुल जाता है कि आपको जो है कि यहाँ पे अपना पासकोड एंटर करना है, मीन्स यूपीआई का पासकोड जो है कि एंटर करना है। तो यहाँ पे जो है कि वो लेजर अकाउंट मीन्स लेजर डाटाबेस में जाता है और वेरीफाई करता है कि आप जो है कि ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं। क्योंकि देखिए यूपीआई को आपको जो है कि पेमेंट करने के लिए
आपकी जो करंट सिम होती है वो भी उसी मोबाइल में होती है, तभी वो करता है। तो उससे जो है कि डाटाबेस को वेरीफाई करता है और पेमेंट ऑथेंटिकेशन शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही आप जो है कि अपना यूपीआई जो है कि डाल देंगे, जैसे XXX कोड डाला आपने, तो वैलिडेशन के बाद जो है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाता है, वहाँ वेरीफाई होता है वो प्रोसेस, और वो कोड जो है कि इन डाटाबेस में स्टोर जो होता है, वहाँ से वो वेरीफाई करता है कि वो प्रोसेस सही है, तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है कि अब एक क्रिप्टो में बन जाती है। मीन जो है कि वो एक सर्टेन कोड में जाके एक नए जो है कि डाटाबेस में उस डाटा को रिस्टोर कर देता है, और वहाँ से वो डाटा जो है कि वेरीफाई होता है तुरंत, और जो है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है कि सक्सेसफुल होता है। मीन जो है कि जैसे ही वो कोड वे डालेंगे और करेक्ट कोड होगा यूपीआई कोड, तो तुरंत जो है कि जो जिसको आप जो है कि पैसा भेजे थे एबीसी को, उतने जो है कि अमाउंट जो है कि वो वहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और होता क्या है, जब आपने ये प्रोसेस किया तो यहाँ पे जो है कि एक न्यू ब्लॉक बन जाता है। मीन्स यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक जो है कि ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में, और वहाँ से जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये डाटा यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। क्योंकि अगर वो ट्रांजेक्शन मान लीजिए आपका फेल हुआ, तो आपके पास तभी देखिए रेफरेंस नंबर दिया जाता है, या जो है कि कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि आप बाद में उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, तो वो ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है। तो इसीलिए ये इंटरलिंकिंग ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो ये मैंने सिंपली आपको एक यूपीआई का एग्जांपल देके, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है कि एग्जांपल देके समझाया कि ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशन क्या है इसका, इससे वर्क कैसे करता है। तो ये आई होप मैं आपको जो है कि समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये डिफरेंट टाइप के जैसे ब्लॉकचेन्स होते हैं, जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन हो गया, प्राइवेट हो गया, कॉन्स्टेरियम हो गया, या हाइब्रिड हो गया। अब पब्लिक क्या है, यहाँ पे जो है कि सारे भी जो भी नेटवर्क है, नोड है, वो एक्सेस हो सकते हैं किसी से। मीन्स ऑल द नोड्स कैन एक्सेस, रिकॉर्ड, वेरीफाई ट्रांजेक्शन और परफॉर्म द प्रूफ ऑफ वर्क एंड ऐड न्यू ब्लॉक्स। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर कोई भी लेमेस्ट लैंग्वेज से फेसबुक हो गया, या फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये एक ओपन ब्लॉकचेन है कि आप किसी की फोटो पे भी कमेंट कर रहे हैं, वो आपकी फोटो पे कमेंट लाइक कर रहे हैं, तो ये ओपन ब्लॉकचेन का, पब्लिक ब्लॉकचेन का जो है कि एक एग्जांपल ले सकते हैं। और जो है कि प्राइवेट का ले तो यहाँ पे जो है कि परमिशन रेस्ट्रिक्टेड रहती है मेंबर्स के लिए ओनली। मीन जो है कि मेंबर्स जो होंगे, जैसे सर्टेन साइट से, जैसे स्क्रिबिड साइट हो गई, जहाँ पे आप पीडीएफ जो है कि मैं उस साइट को जो है कि एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ ईमेल लॉगिन किए हैं तभी कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स इसका एक एग्जांपल हो गया। कोई भी स्ट्रीमिंग ऐप जो है कि आप उसके मेंबर हैं, तभी उस जो है कि डाटाबेस को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, ये प्राइवेट के अंदर आता है। देन कॉन्स्टेरियम आता है, ये जो है कि ब्लॉकचेन है, सेमी डिसेंट्रलाइज होता है। मीन्स जो है कि सेमी डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे जो है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है कि मैनेज करते हैं, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर रही है, और सबके अपने अपने रूल हैं, सबके अपने अपने उसमें जो है कि रूल होंगे। तो ऐसे समझ सकते हैं। जो है कि हाइब्रिड देखें तो हाइब्रिड ये पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन एक्सेस अलाउइंग डाटा होता है। जैसे आप जैसे कि यूपीएससी की साइड को एग्जांपल लें, तो यहाँ पे जो है कि हाइब्रिड मॉडल पर रहता है, क्योंकि हम जब फॉर्म भरते हैं तो अपना डाटा यूपीएससी को दे देते हैं, और वहाँ वो लॉक होके चला जाता है, जो कि यूपीएससी के पास चला जाता है, जो कि हमें बैकएंड में जो है कि देखने को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन में आता है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो आई होप मैंने आपको जो है कि ब्लॉकचेन को जो है कि समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जो कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, जो कि इसी का जो है कि एक इमेज है। तो यहाँ पे जो है कि आप जो है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड या इम्यूटेबल, जो है कि टाइम स्पेंड, जो है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस से आप सिक्योर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज होती है ब्लॉकचेन की। और यहाँ पे जो है कि अदर इमेज है कि हाउ इट्स वर्क्स, तो इसी का जो है कि सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे लगा हुआ है। देन जो है कि इसके की टेकअवेज क्या है, यहाँ पे जो है कि नेशनल ब्लॉकचेन जो है कि फ्रेमवर्क जो है कि लॉन्च किया था सितंबर 2024 में, विद अ बजट ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है कि 4 कंपोनेंट्स थे, क्या क्या, विषयवश ब्लॉकचेन स्टेक, एनबीएफ लाइट, प्रमाणिक, और जो है कि ये नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, ये जो है कि 4 इसके कंपोनेंट्स थे। तो ये आपको याद रखने हैं। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक जो है कि डेवलप अक्रॉस दी एनआईसी डाटा, जो कि हमारे भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद में है। तो यहाँ पे जो कि बनाया जाएगा, जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक कंपनी, इसको जो है कि आप एक बार फुल फॉर्म जो है कि चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे 34 करोड़ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो होंगे इस प्लेटफॉर्म पे होंगे एज ऑफ दी अक्टूबर 21, 2025 तक। तो ये हमने ब्रीफली ब्लॉकचेन के बारे में क्वेश्चन देख लिया, जिसके ये कंपोनेंट्स याद रखिएगा। अभी इस फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स जो है कि पूछे जा सकते हैं, और ब्लॉकचेन जो है कि आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा, आई होप। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, विद द रेफरेंस टू द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC 2025, यहाँ पे कौन कौन से सर्टेन स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो क्या देखिए, पहली बात है यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस है मीन जो है कि मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें जो है कि मिनिस्ट्री का एसेंस पता होना चाहिए। देखिए मिनिस्ट्री का एसेंस जो है कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है।
तो ये राइस से रिलेटेड चीज़ें कर सकती है। मीन जो है कि इसके कुछ जो है कि इसके जो है कि कल्टीवेशन से रिलेटेड हो गया, या इस पे कोई सब्सिडी स्कीम हो गई, या अदर टाइप की कोई स्कीम को लॉन्च करना, या फार्मर को सब्सिडाइज करना, तो ये सब फार्म एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर आ जाएगा। पर यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्फ्रेंस करना, मीन जो कॉन्फ्रेंस फिर भी चल ठीक है कि मानते हैं कि एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कॉन्फ्रेंस कर सकता है, मीन जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस मीट्स और जो कि इनॉग्रेल इवेंट्स करता रहता है। बट यहाँ इंटरनेशनल बात हो रहा है, और इंटरनेशनली बात होगी जब भी, तो वहाँ पे जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ मैनेज आ जाएगा। तो यहाँ से जो है कि इस एसेंस को निकालते हुए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि मिनिस्ट्री का एसेंस है ही नहीं। क्योंकि यहाँ भी क्या बात हो रही है, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की, तो ये जो है कि मिनिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व होगी अपनी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पे जो है कि अगर इंटरनेशनल से कोऑर्डिनेट करवाऊँ मैं, तो हमारे ट्रेड इंपोर्ट होने, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंक्लूड हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री नहीं होगी। देन सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि ये प्रोग्राम एम करता है डेमोन्स्ट्रेट द इंडियन राइस वैरायटीज और ऑथेंटिकेट हाई परफॉर्मेंस सब्स्टिट्यूट इन दी टारगेट कुजीन्स। तो ये जो है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो है कि टारगेटेड जो है कि राइस वैरायटीज को करेगा, तो ओनली 2 इज द करेक्ट। तो यहाँ पे जो है कि एक बार आप पॉज करके ब्रीफली इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर इस जो है कि प्रोग्राम को लॉन्च करेगा। कहाँ पे? ये जो है कि अभी असाइन हुआ है, ये आई थिंक 15-16 अक्टूबर को ये बात हुई थी, और ये जो कि 30 और 31 अक्टूबर को जो है कि ये प्रोग्राम चलेगा, और ये जो है कि भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में हेल्ड होगा। तो यहाँ पे जो है कि करंट अफेयर मैंने जो है कि कल तक के 30 तक के जो है कि इसमें कवर है, एक दिन का जो बचा है वो नेक्स्ट मंथ के वाले वीडियो में कर लेंगे। और यहाँ भी हमारे 3 वीडियोज में लगभग हम अपने 90 टॉपिक को, मीन जो है कि मोर देन जो है कि 80 टॉपिक समझ लीजिए कवर कर ले रहे हैं करंट अफेयर के थ्रू MCQ। तो इसीलिए सेशन ये बहुत बेनिफिशियल है। चलिए जो है कि देखते हैं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, जो कि इनकरेक्ट था, क्योंकि एग्री फार्म मिनिस्ट्री नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगी। एंड सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और हमें बताना है कि ये पैराग्राफ जो है, ये डिस्क्रिप्शन कौन सी पर्सनैलिटीज को डिस्क्राइब करता है। तो रिसेंटली में जैसे देखते हैं हमारे पर्सनैलिटीज न्यूज़ वाला जो टॉपिक होता है, पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, तो उससे जो है कि क्वेश्चन आते रहते हैं, सर्टेन स्टेटमेंट या जो है कि आपको इसी तरह से डिस्क्रिप्शन हमें पेपर में देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे आस्क करता है कि ये पर्सनैलिटी किससे रिलेट कर रही है, या किस पर्सन की बात की गई है, या पैरा किसी से रेफर कर रहा है। तो आइए एक बार ब्रीफली इसको पढ़ते हैं। सी वॉज द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द कित्तूर इन द प्रेजेंट डे कर्नाटक, and she had the rebellious armed resistance against the British East India Company in order to retain the control over the dominion, and she defeated the British army in the first war। यहाँ पे बात हो रही है, सिंपली इसको मैं इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करूँ, आपको हिंदी में समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ पे जो है कि कर्नाटक में प्रेजेंट डे कित्तूर जो है, वहाँ की किसी एक रानी की बात हो रही है, और जो है कि जिन्होंने रेबिलियस मीन्स जो है कि रेबिल किया था, बागीपन जिस कहते हैं बागी बनना, अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, जो है कि जिससे वॉर लड़ी थी इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, टू कंट्रोल ओवर हिज डोमिनियन मीन्स जो है कि अपने ही राज्य को करने के लिए। सी वॉज डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन द वेरी फर्स्ट वॉर बट डाइड एज द प्रिजनर आफ्टर द सेकंड रिबेलियन। मीन जो है कि फर्स्ट टाइम पे ये सक्सीड हुई थी, मीन जो है कि फर्स्ट वॉर हुई तब सक्सीड हुई थी, सेकंड में इनको डिफीट कर दिया गया था। एज ऑफ द फर्स्ट एंड द फ्यू फीमेल रूलर्स टू लीड द कित्तूर फोर्सेज एंड द अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, सी कंटिन्यूज टू रिमेंबर एज द फ्लॉग हीरोइन ऑफ द इन द कर्नाटक। तो यहाँ पे जो है कि किसकी बात हुई, यहाँ कर्नाटक से। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कि आपके इधर बुंदेलखंड वाले रीजन में आ जाएगा, ठीक। देन अवंतीबाई, दुर्गावती, चेन्ना। तो यहाँ पे रानी चेन्नम्मा की बात हुई है। ये इस पैराग्राफ जो है, ये स्टेटमेंट जो है कि रानी चेन्नम्मा की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये ब्रीफली देख लेते हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में, जो कि बहुत ही एक ब्रेव लेडी थी इन दी अवर प्रीवियस हिस्ट्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो रानी चेन्नम्मा जो है कि बॉर्न हुई थी ककाती विलेज, जो कि स्मॉल विलेज है बालागवी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक में, यानी ये जो है कि क्वीन थी कित्तूर की, जो कि मैरिज आफ्टर द मैरिज ऑफ द राजा मल्सराज ऑफ द देसाई फैमिली। और यहाँ पे जो है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द मल्सराज इन द 1816, यहाँ पे जो इनके एल्डेस्ट सन थे वो जो है कि शिवालिंग गुर्दा सरजा जो है कि असेंडेड हुए थे थ्रोन के लिए। पर जो है कि इसके पीछे ये रीजन था, ये रिबिलियन का, क्योंकि यहाँ पे रिबिलियन का रीजन ही मेन ये था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, ये क्या कहती थी, कोई भी अगर मेल एयर नहीं है आपकी जो है कि किंगडम में, तो वो जो है कि नेचुरल एयर नहीं है उस किंग का, तो वो जो है कि वो टेरिटरी या वो किंगडम जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यही एसेंस करता है। तो ये आप ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि प्रिंसली कित्तूर जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1824 में
अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो है कि ले लिया था, जो कि आर्कुलेट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे जो है कि अबाउट दी हमने ये जो है कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा एज सच एक्सप्लेनेशन है नहीं। यहाँ पे किट्टूर रेबिलियन के बारे में जो है कि जान सकते हैं आप, जो कि किट्टूर रेबिलियन क्या था। यहाँ पे जो है कि जॉन ठारके जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे धारवाड़ के, उन्होंने ये जो है कि अटैक लॉन्च किया था कित्तूर पे। तो यहीं पे फर्स्ट बैटल हो जाती है इनके साथ, जो है कि वहाँ पे फर्स्ट बैटल होती है और जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि डिफीट कर दिया जाता है इस रिबिलियन में। और 2 ब्रिटिश ऑफिसर जो है कि वाल्टर आइलियट और मिस्टर स्टीवेंसन, ये जो है कि टेकन एज दी हॉस्टेज, जो है कि लेटर ऑन जो है कि हाउएवर ब्रिटिश आर्मी रिगेन कित्तूर फोर्ट एंड कैप्चर फोर्ट में, जो है कि सेकंड टाइम जब अटैक करता है ब्रिटिश, तो जो है कि वो कैप्चर कर लेता है। तो यही सब जो है कि लिखा हुआ है। तो ब्रीफली आप इसको जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ मैंने सम अप कर दिया है स्मॉल पॉइंट्स में, तो आप ये देख सकते हैं। अगर ऊपर जो है कि समझ ना आए तो यहाँ से जो है कि अभी देखते हैं रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी 23 अक्टूबर को, और यहाँ से एक बार ब्रीफली आप पॉज करके इसको जो है कि एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बात कर रहा है रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने जो है कि खालफा सिस्टम जो है कि अबॉलिश किया है। तो ये खालफा सिस्टम किससे रिलेट करता है? यहाँ पे खलीफ नहीं याद रखना है आपको, यहाँ पे खालफा सिस्टम है, जो कि एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम था फॉर द एम्प्लॉयर टू फुल कंट्रोल ओवर द फॉरेनर वर्कर एम्प्लॉयमेंट एंड द मूवमेंट। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में जो भी कोई भी यहाँ से इंडिया से वहाँ जो है कि काम करने के लिए जा रहा है, और कुछ तो जो है कि इलीगली रूट से चले जाते हैं, जैसे डंकी भी कहते हैं, वो जो है कि आप जानते हैं डंकी मूवी आई थी इसी पे थी। इलीगली रूट से जाते हैं तो वो तो जो है कि फंसे ही रहते हैं, पर कुछ को जो है कि वैलिड जो है कि आपको जो है कि बुलाया जाता है कि आप इस कंपनी में काम करेंगे, और वहाँ जाके उनके साथ जो है कि फ्रॉड हो जाता है। और वो खालफा सिस्टम के अंदर मीन जो है कि कोई भी एम्प्लॉयर है, मीन जो है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपके ऊपर फुल एक्सेस कंट्रोल लगता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो यही एक खालफा सिस्टम था, और रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने इसको जो है कि अबॉलिश कर दिया है फुल्ली, जिससे हमारे बहुत सारे इंडियंस को जो है कि इससे रिलीफ मिलेगा। अबाउट जो है कि 13 मिलियन फॉरेनर वर्कर्स और 2.6 मिलियन इंडियंस को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो ये देन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात हो रही है, जिसकी एलिजिबिलिटी के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट है, एंड वी हैव टू टेल दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। The first statement is saying कि scientists from the both private and public sector are eligible। तो यहाँ पे क्या साइंटिस्ट जो भी होंगे साइंस से रिलेटेड, जो भी विज्ञान पुरस्कार के लिए एलिजिबल होंगे, क्या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों से? तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ दोनों ही सेक्टर जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। The next statement is saying people of the Indian origin living abroad with the notable contribution benefiting Indian communities are also eligible। yes, यहाँ पे ये भी एलिजिबल होंगे। यहाँ पे ये बॉर्डर पर्सपेक्टिव में ये जो है कि इंडिया का जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है दिया जाता है, जो कि यहाँ से रिलेट भी कर रहे हैं, तो उनको भी मिलेगा। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे बोथ स्टेटमेंट आर दी करेक्ट हो जाएगा ये हमारा आंसर, जो आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फील्ड में, एंड इट ओपन्स फॉर द scientists from the both government and private sector as well as the people from the origin अब्रॉड। मीन्स जो है कि पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन हो गए या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडियन होंगे उनके लिए एलिजिबल है। ये सबके लिए नहीं, यहाँ फॉरनर्स के लिए नहीं है। जो हमारे पीआईओ ओसीआईओ कार्ड होल्डर्स होते हैं, जो पॉलिटी पढ़ते हैं, जो हमारे ओरिजिन अबोर्ड से हैं, तो उनको जो है कि दिया जाएगा ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है। आइए इसके बारे में हम ब्रीफली थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कि रिसेंटली जो है सेंटर ने रिसेंटली अनाउंस किया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि एक पद्म स्टाइल जो है, जैसे हमारा पद्म विभूषण अवार्ड होता है, पद्म अवार्ड होता है, पद्मश्री हो गया, विभूषण हो गया या भूषण हो गया, इस तरह से जो है कि ये पद्म स्टाइल में ये अवार्ड दिए जाते हैं विद 24 इंडिविजुअल अवार्ड्स एंड 1 टीम अवार्ड। जो है कि इतने जो है कि 24 इंडिविजुअल अवार्ड और 1 टीम अवार्ड दिया गया है। अगर इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़े तो ये क्या है? इट इज मॉडल ऑन दी पद्म अवार्ड। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन है हमारे इंडिया का इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में, जो कि और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिकॉग्नाइज करना होगा जो भी इनोवेशन ये सब किए हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है कि साइंटिस्ट किसी भी फील्ड से हो तो उनको जो है कि एलिजिबल माना गया है, प्राइवेट हो चाहे सेक्टर पब्लिक सेक्टर हो, या जो है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन इन दी पाथ ब्रेकिंग रिसर्च, मीन जो है कि कोई भी ऐसा यूनिक सा या जो है कि थोड़ा इनोवेशन जो है कि अच्छा किया गया है, उसकी डिस्कवरी इन एनी फील्ड ऑफ दिस साइंस रिलेटेड, तो उनको भी दे दिया जाएगा ये अवार्ड ऑफ द इंडियंस। यहाँ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है स्टेइंग अबोर्ड है, तो उनके लिए भी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन का जो है कि यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा इस अवार्ड के अंदर। तो ये जो है कि याद रखना है। और इसमें जो है कैटेगरीज कौन कौन सी है? तो यहाँ 4 कैटेगरीज है, आपको याद रखना है। सॉरी, ये पॉइंट में 6 हो गया है, पर यहाँ 4 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड है।
तो ये 1 2 3 4 क्या क्या कैटेगरी है, जैसे देखिए विज्ञान रत्न दिया जाएगा, विज्ञान श्री दिया जाएगा, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भारत रत्न दिया जाएगा और विज्ञान टीम अवार्ड दिए जाएंगे। ये 4 तरह के अवार्ड, जैसे देखिए भारत रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है। तो इसी तरीके से ऑन द लाइन ऑफ दी पद्म अवार्ड इनको भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे विज्ञान रत्न किसको दिया जाएगा, अवार्ड विल रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक। एंड विज्ञान श्री किसको दिया जाएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन होंगे साइंस फील्ड टेक में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके लिए। यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यहाँ पे जो है कि डिस्टिंग्विश्ड में जो है कि कुछ आपने स्पेशल जो है कि यूनिक सा काम किया उसके लिए है। देन थर्ड जो है कि युवा शांति स्वरूप भारत नगर जो है कि पुरस्कार जो है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा यूथ साइंटिस्ट जो अप टू एज ऑफ 45 ईयर, यहाँ जो है कि अबव 45 ईयर्स भी हो सकते हैं, यहाँ 45 ईयर्स तक मीन्स यूथ माना गया है। जो भी यहाँ पे जो है कि एक्सेप्शनल जो है कंट्रीब्यूशन दिए होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। एंड विज्ञान टीम में ये अवार्ड कंप्राइज करेगा 3 और मोर साइंटिस्ट में, जो है कि मान लीजिए आप इंडिविजुअल भी कोई रिसर्च करके या जो है कि कोई इनोवेशन करके आप जो है कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइंस एंड टेक की फील्ड में, पर हो सकता है आप टीम मेंबर भी हो जिसमें 2 या 3 मेंबर हो या 3 या 4 मेंबर हो या 5 का ग्रुप हो या कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया हो जिसमें जो है कि बहुत सारे लोग शामिल हो, तो वो विज्ञान टीम अवार्ड के अंदर आएगा इन द फील्ड ऑफ दिस। और यहाँ पे जो है कि 13 डोमेन्स जो है कि स्पेसिफाई किए गए, कौन कौन से ये याद रखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक, स्पेस एंड अदर्स, जो है कि अदर्स कैटेगरी में अगर कोई भी जो है कि बोर्ड जो अवार्ड को सिलेक्शन बोर्ड होगा उसमें जो है कि वो स्पेसिफाई कर देंगे कि इसमें देना है कि नहीं देना है। देन जो है कि रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ईच डोमेन फील्ड इंक्लूडिंग द जेंडर पैरिटी विल बी एंश्योर्ड। यहाँ पे जेंडर पैरिटी का मतलब हो गया जेंडर इक्वलिटी, यानी कि मेल्स ज्यादा है तो इन्हीं को, यहाँ फीमेल्स को भी चांस दिया जाएगा फॉर द प्रोविजन ऑफ द इक्वालिटी। तो यहाँ पे जो कि देखा गया, तो ये हमने ब्रीफली देख लिया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है हमारा इंडिया ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रीफरेंस के ऊपर, इसी स्कीम के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे जो है कि क्या कहा गया कि ये ऑफर करेगा ड्यूटी फ्री। यहाँ पे जो कि पहले ये समझ लेते हैं ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रीफरेंस क्या होगा, मीन्स कोई भी कंट्री से हम जो है कि ड्यूटी फ्री का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज ना लगाए, मीन्स टैक्सेस ना लगाए, तो वो ड्यूटी फ्री प्रीफरेंस होता है। यहाँ पे उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है इट एम्स टू ऑफर द ड्यूटी फ्री एंड प्रीफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोडक्ट originating from the least developing country as recognized by the United States. So yes, it is the correct statement. And under this DFTP scheme, 98% of the traffic allowing are the eligible for the duty-free access to the Indian market, promoting the export for the least developing country and supporting their economic development. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है कि करेक्ट है, जो कि आप ब्रीफली एक बार जो है कि यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। जो कि ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी, 2008 में इसको जो है कि लॉन्च किया गया था, जो कि हमारी जो है कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ जैसे कौन कौन से जैसे डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, लीस्ट डेवलपिंग और जो है कि डेवलप कंट्रीज, तो वहाँ पे इनको जो है कि रिकॉग्नाइज करके जो यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज की है, तो उनके साथ ये स्कीम का जो है कि स्कीम उनको बेनिफिट करेगा। और एज पर द रिसेंट अपडेट जो है कि इंडिया ने ड्यूटी फ्री जो भी फ्री एक्सेस है ऑन मोर देन 98% ट्रैफिक जो है कि अलाइन किया है, मोस्ट जनरस स्कीम फॉर द ग्लोबल LDC ग्लोबली। तो यहाँ पे जो है कि अगर हम पॉज करके जो है कि देखें, मीन्स जो है कि पॉज करके आप देख सकते हैं। और मैं अभी थोड़ा बेसिकली इसका ब्रीफ अबाउट कर देता हूँ, इस स्कीम में ऐसा कुछ है नहीं, पर यहाँ पे ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रीफरेंस में जो है कि पहली चीज याद रखनी है कि आपके 2008 में जो है कि इनिशिएट की गई थी फॉर द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पे प्रिफरेंशियल एक्सेस मिलेगा इंडियन मार्केट को, और ये बूस्ट करेगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डाइवर्सिफाई करेगा, एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करेगा, ट्रेड रिलेशंस को। इसका ऑब्जेक्टिव तो जो कि अब तक आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को बूस्ट करने के लिए, वहाँ की इकोनॉमी जो है कि उनको जो है कि अपलिफ्ट करने के लिए तो ये स्कीम चलाई गई है। एंड जो है कि इसके की फीचर्स और जो है कि एलिजिबल प्रोडक्ट्स, ये आप याद रखिएगा, ये तो आपने समझ लिया कि स्कीम जो है कि किस लिए चलाई गई है। एंड जो है कि इस पे एलिजिबिलिटी भी देखी जाए तो किस किस प्रोडक्ट पे ये एलिजिबल है, तो ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स एंड मिनरल्स एंड मेटल्स। तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट पे जो है कि ये जो है कि लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे जो है कि ड्यूटी फ्री जो है कि इम्पोर्ट जो है कि किए जाएंगे, एक्सपोर्ट, तो ये आप जो है कि याद रखेंगे ब्रीफली। तो जो है कि इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, 2 टर्म देखने को मिले हैं, अजीत और पराजित। ये रिसेंटली अभी सीन इन न्यूज है। तो ये क्या है, ये अजीत, जैसे अजीत में जिस पे अजय ना पाई जा सके, जो कि हमेशा जीतेगा, और पराजित जिसको हराया ना जा सके। तो ये जो है कि 2 क्या चीज है, कुछ ऐसा सुनने से, मीनिंग बताने से आपको कोनेट हो रहा होगा कि ये वर्ड किस चीज से रिलेट करते हैं, हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। पर डिफेंस से है तो क्या ये नेवी मरीन सबमराइन है, फाइटर जेट्स है,
बैटल टैंक्स है कि जो है कि इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट वेसल पेट्रोल वेसल्स है। तो ये जो है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कि इनके जो है कि पेट्रोल वेसल्स हैं जो कि अजीत और पराजित अभी जो है कि लॉन्च किए गए हैं अपनी इंडियन ओशियन में, जो है कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो ये आप याद रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो हमारे डिफेंस से थोड़ा अलग है, मीन जो है कि वो तीनों फोर्सेज में नहीं आती है। यहाँ पे जो है कि आप एक बार इनकी इमेज देख लीजिए, ये हमारी इमेज है और ये हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन अरेबियन सी, जो भी हमारा कोस्टल एरिया मीन्स इंडिया का जो भी ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे जो है कि पेट्रोल वेसल्स जो है कि ये काम करेंगे। हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के पेट्रोल वेसल्स है जो कि ICGS अजीत और ICGS अपरजीत, जो कि एंटी स्मगलिंग, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को एनहेंस करेंगे, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। अगर इनके बारे में थोड़ा जो है कि ब्रीफली देख लिया जाए तो रिसेंटली क्या हुआ है, 2 लॉन्च किए गए हैं जो कि बनाए किसने है, एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है कि जिसको मैन्युफैक्चर किया है। और यहाँ पे फीचर देखें तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसमें जो है कि सीरीज है ये 8 की सीरीज है, जिसमें से 2 अभी आ चुके हैं और बाकी अभी धीरे धीरे करके लॉन्च किए जाएंगे। और जो है कि ये डिफेंस वाला जो है कि लेक्चर, उसमें जो है कि इसी तरीके से मैंने बाकी जो INS हो गए या हमारे फ्रिगेट फ्रिगेट्स हो गए और जो है कि बाकी डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्ट 75B में कौन सी है, कावेलरी क्लास कौन सी है, ये सब वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उस डिफेंस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें जैन टू सितंबर के सारे जो है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर कवर है। तो यहाँ पे इसके डायमेंशंस बना सकते हैं। यहाँ पे प्रोपल्सन जो है कि इक्विप्ड रहेगा कंट्रोल पिच प्रोपोलर से, जो है कि ऑफर करेगा सुपीरियर मैन्युवरिटी एंड प्रोपल्सन एफिशिएंसी, जो है कि इसका रोल रहेगा मल्टी मिशंस के लिए यूज किया जाएगा कि फिशरीज जो है प्रोटेक्ट हो सके, कोस्टल पेट्रोल, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, इन सबको जो है कि प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। यहाँ की फैक्ट्स जो है कि देख लीजिए, ये जो है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है 1978 में जो है कि स्टैब्लिश की गई थी। मीन्स जो है कि हमारी जब आर्मी बनी तो उसमें जो है कि एयरफोर्स था, नेवी था और जो है कि हमारी इंडियन आर्मी में जो लैंड वाली आर्मी है, तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी थी। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। यहाँ मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव की बात हुई है। ग्राम सभा मीन्स जो है कि हमारे जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दी पावर, जो कि हमारे पंचायती राज हो गए, ऐसे हो गए। तो वहीं पे जो है कि पंचायती राज मीन्स पंचायती राज जो PRI इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें से एक इंस्टीट्यूशन है ग्राम सभा, उसके बारे में जो है कि स्टेटमेंट है मॉडल यूथ ग्राम सभा के बारे में। जो है कि मॉडल यूथ, जैसे हमारा यूथ पार्लियामेंट होता है उसी तरीके से मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट जो है कि कह रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च की है कि ये जो है कि एम करेगा, इनकलकेट करेगा डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप अमंग द यूथ। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ से ब्रीफली। जो है कि क्या है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ दी पंचायती राज कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है कि ये इनिशिएटिव को जो है ज्वाइंटली लॉन्च कर रहे हैं। टू किस लिए लॉन्च कर रहे हैं? जो कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, एम्स टू इनकलकेट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप अमंग द यूथ एंड नर्चरिंग फ्यूचर सिटीजन में। जो है कि जैसे देखिए पार्टिसिपेशन जो है, जब तक कि पब्लिक मीन्स जो है पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी नहीं होगा तब तक जो है कि डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी चलिए ठीक है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी जो है कि है प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पर जो है कि अगर हमारा यूथ या पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम अपने राइटफुल लीडर्स को कैसे चूज करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ इलेक्शन हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो रहे हैं, हमने जो है कि लीडर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके थ्रू दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमने फ्री फेयर इलेक्शन से चूज कर लिए हैं। बट अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अपने राइट्स, है ना, जो भी हमारे राइट्स हो रहे हैं, सोसाइटी में रिफॉर्म हो रहे हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं उसको जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक तरह से थोड़ी मोनार्कियल गवर्नमेंट हो जाएगी। मीन्स जो है कि वो अपने हिसाब से काम करेगी, वो जो है कि नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी को इग्नोर कर सकती है इन दी मैटर ऑफ द एब्सोल्यूट पावर। तो इसीलिए जो है कि उसको इनकलकेट करने के लिए यहाँ पे यूथ का पार्टिसिपेशन, मीन जो है कि यूथ आर द फ्यूचर्स ऑफ द कंट्री ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो है कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि यूथ पार्लियामेंट जो है कि, और इसका बेसिकली जो है कि फंक्शन यही होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ दी जो है कि बच्चों का तो रहे, मीन जो है कि यूथ का रहे, इसके साथ साथ फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ दी पार्लियामेंट भी जो है कि उनको समझ में आए। तो ये जो है कि स्कीम ऐसे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। देन इसी के साथ होकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एशियन डिफेंस मीटिंग प्लस ADMM प्लस। यहाँ पे जो है कि अभी रिसेंट में देखने को न्यूज में मिली है, एशियन जो कि क्या है, एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट
नेशन जो है कि अपने इस वाले रीजन में, आपके इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें जो है कि इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब कंट्री है, अभी ब्रीफली मैं बता दूंगा। यहाँ पे जो है कि इसकी एक जो है कि ADMM प्लस जो है कि मीटिंग हुई है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स कौन कौन सी करेक्ट है, मैं ये बताना है। तो सो इट इज द डिफेंस कंसल्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द एशियन मेंबर स्टेट्स एंड इट हैज द 10 डायलॉग पार्टनर्स। तो यहाँ पे ये गलत है, ये जो है कि यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है कि ये जो है कि एक डिफेंस कंसल्टेटिव एशियन मेंबर स्टेट है, पर यहाँ पे 10 डायलॉग पार्टनर नहीं है, यहाँ पे 8 डायलॉग पार्टनर्स है। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन मूविंग टू सेकंड स्टेटमेंट, कह रहा है कि इनॉग्रल ADM प्लस जो है कन्वीड इन द ईयर 2010। तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट भी आपका जो है कि ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट जो है कि यहाँ पे इसी ईयर में जो है कि लॉन्च किया गया था। एंड जो है कि यहाँ पे जो है इंडिया जो है कि परमानेंट अटेंडी है ऑफ दिस मीटिंग सिंस इट्स इनॉग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आपके सेकंड थर्ड जो है कि करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट जो है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट आर दी करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ब्रीफली लगा रखा है। तो एशियन के आपको मेंबर याद होने चाहिए। एशियन मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया। मीन्स जो है कि आप ये वाला रीजन देखेंगे जो हमारा ये, अगर मैं रफली आपको बना कर समझाऊँ तो ये इंडिया हो गया, ठीक है, बांग्लादेश, इधर म्यांमार है, ये जो है कि रफली आप समझिए थाईलैंड वाईलैंड हो गया। तो ऐसे करके जो कि मैप बनाते हैं, तो ये वाला रीजन और ये वाले रीजन में जो कंट्रीज है वही जो है कि एशियन कंट्रीज है। तो ये आपको याद रखना है। ये ब्रीफली आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इंडिया जो है, ये याद रखेंगे, इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है बट डायलॉग पार्टनर है। इंडिया जो है कि इन्वाइट किया गया था मेंबर के लिए, पर इंडिया जो ने एशियन का मेंबर नहीं बना, बट ही एक्सेप्टेड दी डायलॉग पार्टनरशिप, जो है कि डायलॉग पार्टनरशिप जो है कि इंडिया ने एक्सेप्ट की थी। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना। और यहाँ पे देखिए अभी जो है कि ये इनॉग्रल जो है कि कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2010 में इसका जो है कि पहली मीटिंग हुई थी। और जो है कि इंडिया जो है कि डायलॉग पार्टनर सिंस 1992। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है हमें। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि रिसेंटली जो है कि डिप्लॉय किया गया है बाय द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो ये प्राइमरी एम क्या करता है? देखिए यहाँ पे जो है कि इंट्रूसिव डिटेक्शन सिस्टम है और रेलवे ने लॉन्च किया है। तो ये क्या होगा? मीन जो है कि रेलवे से जो है कि हमारे ट्रेन से रिलेटेड कोई डिटेक्शन सिस्टम है, जैसे हमने कवच के बारे में सुना है, कवच, तो उसी तरीके से ये डिटेक्शन सिस्टम भी लॉन्च किया गया। कवच सिस्टम क्या करता है? कोई भी जो है कि ट्रैक पे जो है कि ट्रेन अगर जो है कोलाइड करने वाली है, तो वहां पे जो है कि RFID टेक्नोलॉजी जो है कि यूज करके उस ट्रेन में कोलिजन को जो है कि बचाया जा सकता है और हम अपने एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं। तो इसी तरीके से ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये जो है कि हमारा जो प्रिवेंट करेगा एलिफेंट डेथ ड्यू टू द ट्रेन कोलिजन में। जो है कि जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट बनाए तो नॉर्थ ईस्ट के इस रीजन में और यहाँ जो है कि एलिफेंट जो है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो है कि हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं इथिक्स में भी और जो है कि जनरल स्टडीज में भी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एनिमल्स को। मीन जो है कि उनके टेरिटरी में मान लीजिए कोई ट्रैक, रेलवे ट्रैक पास हो गया है और वो एनिमल्स मूव कर रहे हैं और जो है कि कोई ट्रेन जो है कि आपकी जो है कि 100 to 130 की स्पीड में आ रही है, kmph के स्पीड से चल रही है, तो वो कोलाइड करती है, उनकी डेथ होती है और जो है कि ट्रेन के एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इसीलिए ये जो है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बनाया गया है जो प्रिवेंट करेगा हमारे एलिफेंट को ड्यू टू दी ट्रेन कोलिजन। और ये वर्क कैसे करेगा? तो इसकी वर्किंग में आपको जो है कि ब्रीफली समझा दूं। तो देखिए ये जैसे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे मान लीजिए एलिफेंट्स हैं, तो ये सॉरी एलिफेंट्स को थोड़ा मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ये मान लीजिए एलिफेंट है और ये यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से एक ट्रेन आ रही है कुछ स्पीड पे, मीन जो है कि मान लीजिए 100 kmph पे आ रही है। तो इस ट्रैक के 10 मीटर्स के दायरे में, मीन्स 10 मीटर्स में एक जो है कि आपके जो है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के जो है कि सेंसर लगाए जाएंगे, जिसपे जो है कि अर्थ जब ये एलिफेंट जो है कि मूव करेगा उसकी वाइब्रेशन से जो है कि सिग्नल्स जनरेट होंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर ट्रेन को जो है कि सेंड करेगा और ये ट्रेन को सेंड करेगा तो जो है कि ट्रेन को डिटेक्ट हो जाएगा और वो जो है कि प्रिवेंटिव एक्शन जो है कि ले लेंगे। तो यही जो है कि इंट्रूजन सिस्टम जो है कि है, जो कि इनिशिएटिव है टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बीच में, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल ही जो रेलवे ट्रैक से उसके 10 मीटर के पैरेलल पे जो है कि ये जो है कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे जो है कि लगाए जाएंगे क्या, अपने ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि डिटेक्ट कर लेंगे एलिफेंट के वाइब्रेशन से और सेंसर से जो है कि भेज देंगे ट्रेन को, मीन जो भी वहाँ पे लोको पायलट ड्राइवर होंगे ट्रेन के, वो जो है कि प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। तो ये जो है कि आप एक ब्रीफली इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? ये CMS-03 GSAT-7R जो है कि एक सैटेलाइट रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली है। ये कौन सी एक सैटेलाइट है? तो ये हमारी जो है कि एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये हमें ब्रीफली याद रखना है। ये सैटेलाइट कौन सी है? ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है
जो कि हमारी जो है कि मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि डेवलप किसने की है? इसरो ने। इसरो ने डेवलप किया फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मिसाइल सैटेलाइट जो है कि डेवलप की गई है और लॉन्च बाय दी मैक 3 व्हीकल में, जो है कि इसको जो है कि लॉन्च बाय दी मैक 3 एलवीएम लॉन्च व्हीकल थर्ड से इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। प्लेस्ड इन दी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको जो है कि लॉन्च किया गया टू एनहेंस सिक्योर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज फॉर द डिफेंस सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना, ये डिफेंस की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यहाँ पे जो है कि ब्रीफली हम जो है कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट या रिकॉल करें तो यह जीटीओ है। अब ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट होता क्या है, तो पहले हम जो है कि समझ लेते हैं व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट को हम समझते हैं। मीन्स हमारे जो है कि हम जब साइंस एंड टेक पढ़ते हैं इसमें जो है कि स्पेस वाला चैप्टर, तो हमारी जो अर्थ है, मीन्स जो है कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर, इससे ऊपर जो है कि ऑर्बिट जो है कि डिफाइन की गई है हमारे स्पेस में। तो एक ऑर्बिट होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट, दूसरी मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड तीसरी होती है हायर अर्थ ऑर्बिट, या जिसको जो है कि आप जियो कह लीजिए कि जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है वो 160 किलोमीटर से, मीन जो है कि यहाँ तक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कि आप सैटेलाइट प्लेस कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर से जो है कि 1000 किलोमीटर तक जो है कि ली जाती है। मीन जो है कि ये 2000 किलोमीटर तक जो है कि इसकी वैल्यू है। ठीक, तो ये याद बिट में 2000 किलोमीटर से आपकी 32786 किलोमीटर तक, और बियॉन्ड जो है कि बियॉन्ड 36786 जो है कि इसके बियॉन्ड जो है कि हायर अर्थ ऑर्बिट में आ जाता है। तो यहीं पे जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। मीन जो है कि इस ऑर्बिट से, मीन जो है कि आपके मिडल ऑर्बिट से जो है कि हायर जो है कि हायर अर्थ ऑर्बिट में जो है कि ट्रांसफर किया जाता है सैटेलाइट्स का। इसको जो है कि अगर मैं बना के दिखाऊं तो यहाँ से जो है कि मान लीजिए 2000 किलोमीटर है, यहाँ से जब कि हायर ऑर्बिट में जो है कि ट्रांसफर करते हैं, हायर ऑर्बिट में यहाँ मान लीजिए हायर ऑर्बिट है जो कि आपकी 32786 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पे जो है कि ट्रांसफर करने के लिए जो भी जो है कि ऑर्बिट को यूज किया जा रहा है उसको जो है कि हम जीटीओ कहते हैं। वो जो है कि हमारी कौन सी होती है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है और सैटेलाइट कैसे कैसे वो होती हैं। यहाँ पे जो है कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स आपको क्लियर हो गया कि लोअर अर्थ ऑर्बिट की डिस्टेंस क्या है 160 से 1000, मिडिल अर्थ की 2000 से 32786 एंड हायर की 32786। और यहाँ पे जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपने नाम सुने होंगे कि आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जियो सिंक्रोनस होती हैं। अब इन दोनों का मतलब पहले समझ लेते हैं वन बाय वन। जियो स्टेशनरी का मतलब ये हो गया कि अपने अर्थ के रिस्पेक्टिव पोजीशन से, मींस ये हमारी अर्थ है और यहाँ मान लीजिए सैटेलाइट को प्लेस किया गया है, ये सैटेलाइट है, तो कोई भी लॉन्गिट्यूड तो आप समझते होंगे जो हमारे जो है कि डिमार्केशन है 0 डिग्री से 180 डिग्री इन दी ईस्ट और वेस्ट, तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मीन जो है कि टाइम के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम, जो कि वो सैटेलाइट हमेशा उसी लॉन्गिट्यूड पे जो है कि देखने को मिलेगी, मीन जियो स्टेशनरी पोजीशन पे मिलेगी, तो उसको जो है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। एंड जियो सिंक्रोनस जो है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है आपको वो अर्थ के साथ जो है कि सिंक करती हुई दिखेगी। मीन जो है कि अगर अर्थ जो है कि मूव कर रहा है अपनी एक्सिस पे, तो उसी के साथ जो है कि उसकी मूवमेंट भी आप जो है कि टाइम टू टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस में आई हो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होती है। देन नेक्स्ट होती है सन सिंक्रोनस। अब ये सन सिंक्रोनस जो है कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? जो कि हमारे पोलर रीजन, मीन्स ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनस है तो सन के रिस्पेक्ट में होगी, मींस हमारे अर्थ के दो पोल हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो इनके रिस्पेक्ट में ये पोलर रीजन्स में जो है ये सैटेलाइट्स होती हैं और जो है कि ये सन के साथ सिंक करती है। मीन दी मूवमेंट ऑफ सन, जैसे जानते हैं स्पेस में सन जो है कि जिस मूवमेंट पर रहता है, तो इस रिस्पेक्टिव ऑफ सन की पोजीशन जो भी सैटेलाइट होगी वो उसी के जो है कि सिंक करेगी, मीन्स सन के साथ जो है कि सैटेलाइट का जो है कि मूवमेंट सिंक रहेगा, तो उसको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट होता है आपकी पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये जो है कि आपके पोलर रीजन में ये भी होती हैं, बट ये जो है कि नॉर्थ टू साउथ जो है कि डायरेक्शन में अर्थ पे रोटेट करती रहती हैं, ये जो है कि पोलर सैटेलाइट्स कहलाती हैं। तो ये हमने ब्रीफली समझ लिया है कि क्या क्या है। तो आप जो है कि इसको एक बार जो है कि एक दो बार जो है कि बैक करके या जो है कि किसी रिसोर्स से इसको जो है कि पढ़ लेंगे तो जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो है कि साइंस टेक सेशन में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो जो है कि 1000 से 2000 किलोमीटर की जो है कि रेंज में जो है कि नहीं आते हैं। यहाँ लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और जो है कि
हाई अर्थ ऑर्बिट की डिस्टेंस है, और यहाँ पे जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस की सैटेलाइट्स हैं, और यहाँ सन सिंक्रोनस, यहाँ पे पोलर 3 आप याद रखेंगे। ये प्लेस कहाँ की गई है, जीटीओ ऑर्बिट में प्लेस की गई है टू एनहेंस द कैपेबिलिटी एंड डिफेंस सिस्टम। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक कर रहा है महा मेडटेक मिशन की। यहाँ पे देखिए मेडिसिन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। मेडिसिन टेक्नोलॉजी में महा का फुल फॉर्म है मिशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हाई इम्पैक्ट एरिया, हाई इम्पैक्ट एरियाज इन दी मेड टेक्नोलॉजी। मीन जो कि मैं आपको एक चीज रिकॉल कर रहा हूँ, जो कि प्रीवियस सेशन में हमने फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ा था। फार्मास्यूटिकल्स जो कि इंडिया की फार्मेसी सेक्टर के बारे में, क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल एम पे क्वेश्चन था, तो वहाँ हमने इसको देखा था कि हम जो है कि थर्ड ग्लोबली है इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड 14th इन द टर्म ऑफ द वैल्यू। तो ये हमने वहाँ देखा था कि फार्मास्यूटिकल में तो हम जो है कि मेडिसिन सेक्टर में तो अच्छा कर रहे हैं, पर जो है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में, मीन्स यहाँ पे जो महाग फुल फॉर्म में हाई इम्पैक्ट एरिया है, हाई इम्पैक्ट एरिया, तो यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही ज़्यादा लैक करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कि टेक्नोलॉजी से मतलब हो गया जो भी हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे MRI स्कैन मशीन्स हो गई, या कोई और जो है कि कोई भी डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, या ऑपरेशंस की मशीन जो है कि वो हमारे पास जो है कि अभी बहुत ही ज़्यादा लैग में है, और उसके लिए हम हाईली डिपेंडेंट है ऑन दी इम्पोर्ट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। जो हम अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इसी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म और एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी करने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्च किसने किया है, हमारे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF एक्ट ने, जो कि हमारे स्टेब्लिश हुआ था किससे, 2023 जो है कि जो हमारा अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट से ये ANRF जो है कि इंस्टीट्यूशन जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका सिर्फ काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी कॉलेजेस एंड स्कूल लेवल्स, जो कि इनके पार्टिसिपेशन की यूथ जो है स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन इन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए ये जो है कि इस फाउंडेशन को जो है कि इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये लॉन्च किसने किया है, हमारे ANRF ने, जो कि कोलैबोरेशन विद दी ICMR, जो है कि ये आपको याद रखना है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। एंड सेकंड सेइंग दैट इट्स एम टू एक्सेलरेट द इनोवेशन इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर और रिड्यूस द हाई इंपोर्ट कॉस्ट एंड प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू द अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी इन द हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो हाई क्वालिटी मेडिकल, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ बोथ एंड 1 एंड 2 जो है कि करेक्ट हो जाएगा, और ये आप एक बार ब्रीफली पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट में बता दिया। तो इसी के साथ जो है कि हमने आज के ये अपने डिस्कशन के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप जो है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ जो है कि हमने 3 पार्ट में अपने अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, जिसमें मोर देन अब तक मुझे लग रहा है हमने मोर देन 85 क्वेश्चंस जो है कि मोर देन 85 क्वेश्चन अराउंड 90 क्वेश्चंस के थ्रू 90 टॉपिक्स को पढ़ा है। यहाँ पे हमने जो है कि क्वेश्चंस नहीं 90 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो जो है कि आप इस सेशन को जो है कि 1-2 बार देख लेंगे तो हमारे करंट अफेयर का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। और बाकी जो करंट अफेयर हो गए, जैसे सेक्शन करंट अफेयर में कुछ स्पेशली अगर पॉलिटी के बारे में जो है कि मैं ट्राई तो करता हूँ कि यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर लूँ, या पॉलिटी की कुछ स्कीम्स हो गई, या इन्वायरमेंट की जो स्पीसीज वाले हैं उस पर तो सेशन में लाऊंगा ही। तो इनको जो है कि मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसको भी अपलोड करूं। और जो हमारा बैकलॉग सेशन है, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, और प्रीलिम्स 2026 के लिए हम टैकल करते हुए हम जनवरी से जो भी अपने करंट अफेयर कवर करेंगे। तो जो अब तक के जो भी करंट अफेयर छूटे, जैसे देखिए मैंने डिफेंस और प्लेसेस न्यूज़ का एक कंबाइंड सेशन बना के अपलोड कर दिया है चैनल पे। तो वहाँ पे जनवरी टू सितंबर जो है कि टेबल फॉर्मेट में मैंने सारे न्यूज़ को कवर कर लिया है। उसी तरीके से मैं ट्राई करूंगा, ये इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, तो टेबल फॉर्मेट में उनको कवर कर लिया जाए। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए चैनल है नया और जो है कि रीच आ रही है बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि इसमें मैं डाल रहा हूँ अच्छे से अपने एफर्ट्स, और जो है कि मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट वे में और सिंप्लीफाइड वे में जो है कि हमारे एस्पिरेंट्स वे में जो है कि इसको जो है कि कंक्लूड किया जाए करंट अफेयर्स को। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है कि जो भी अपडेट्स रहें फर्दर आप उससे ज्वाइन रहें। तो इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। टिल देन दिस साइड साइनिंग ऑफ, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।